दोस्तों, भारत का अपोहा तंत्र यानी कि ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में हम पढ़ेंगे। और इस वाले अध्याय में हम नदियां, झीलें, हिमनद, जलप्रपात आदि अन्य सभी तत्वों का भी इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि भारत का जो अपोहा तंत्र है वह किस प्रकार से और कितने भागों में विभाजित हुआ है। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि अपोहा तंत्र किसे कहते हैं, व्हाट इज द ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है ना। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं। अफवाह क्या है? जल धाराएं और नदियों के जल के धरातलीय प्रवाह से इसका तात्पर्य होता है। यानी कि अफवाह तंत्र किसे कहते हैं? जब विभिन्न जल धाराएं अथवा जब विभिन्न जल धाराओं अथवा नदियों के समागम से जो जलराशि का प्रवाहन किया जाता है, जो अपवहन किया जाता है, वही जल का अपोहा तंत्र कहलाता है। और इस ड्रेनेज सिस्टम को निर्धारित करने के लिए उस प्रदेश अथवा देश की जलवायु और उच्चावच जिम्मेदार होते हैं। उच्चावच का मतलब पर्वत, पठार, मैदान आदि, ये सब उच्चावच होते हैं। उच्चावच भूगोल में जब आप पढ़ेंगे, वैकल्पिक विषय के रूप में जब आप अध्ययन करते हैं, तो प्रथम श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं। जैसे किसी प्रदेश की जलवायु है, वह किस प्रकार की है, उसके अनुसार वहां पर उन नदियों के अंदर जो जलराशि है या जलधाराओं के अंदर जो जलराशि है वह सुनिश्चित होती है। एक नदी द्वारा अपनी सहायक नदियों के साथ प्रवाह होना उसकी अपवाह द्रोणी कहलाता है। अपवाह द्रोणी किसे कहेंगे? जब कोई एक नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जल राशि को लेकर आगे बढ़ती है, यानी कि एक से अधिक नदियों के संगम के साथ आगे बढ़ना ही उसकी अपवाह द्रोणी कहलाता है। दोस्तों, भारत के अपवाह तंत्र को मूल रूप से हम दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। पहला तो हिमालय का अपवाह तंत्र है और दूसरा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है। प्रिय विद्यार्थियों, अपवाह तंत्र जो हिमालय पर्वत श्रेणी का है या हिमालयी अपवाह तंत्र है, उसमें हिमालय से या हिमालय की गोद से निकलने वाली, वहां पर विभिन्न पर्वत चोटियों अथवा श्रेणियों से निकलने वाली नदियों को सम्मिलित किया जाता है, जिनमें मूल रूप से सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, सतलज, व्यास, रावी, चिनाब आदि सभी नदियों को, कोसी, गंडक, घाघरा, इनको सम्मिलित करते हैं। ठीक है। वहीं दूसरा जो अपवाह तंत्र का प्रकार है वह भारतवर्ष में प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है। तो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र यानी कि हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं से निकलने वाली नदियों के अतिरिक्त शेष भारत से अपवाहित होने वाली नदियों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। और इनमें प्रमुख नदियों में हम सम्मिलित करते हैं कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, ठीक है ना, ताप्ती, नर्मदा, सोन, गंडक, माफ कीजिएगा गंडक नहीं, इन सभी नदियों को इसमें सम्मिलित करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिमालयी अपवाह तंत्र के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? हिमालयी अपवाह तंत्र के बारे में। वस्तुतः कालांतर में तिब्बत की मानसरोवर झील के पास से सिंधु, सतलज व ब्रह्मपुत्र, जो पूर्व में टेथिस भूसन्नति या भूसागर था, उसमें गिरा करती थी। ये तीन उत्तर भारत की प्रमुख नदियां हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये तीनों ही नदियां कालांतर में क्या होता था, जब ये तिब्बत की तरफ से निकलती थी तो वहां से निकलने के बाद में उस एरिया में स्थित था टेथिस भूसागर, टेथिस सागर, जिसके अंदर ये गिरती थी। लेकिन फिर समय के अवशालन और अपक्षयन के कारण यह टेथिस सागर जो भूसन्नति थी यह भर गई और इसका उठाव हो गया। परिणामतः ये नदियां, जिन्होंने अपने मार्ग को विचलित कर दिया और अपने तय रास्ते से बदलती हुई नवीन रूपों में विभिन्न भागों में, विभिन्न विभागों में विभक्त हो गई। इस क्षेत्र की नदियां बड़े बेसिन का हिस्सा हैं और इनका जलग्रहण क्षेत्र हजारों किलोमीटर में विस्तृत है। दोस्तों, जो उत्तर हिमालयी क्षेत्र की जो नदियां हैं उनका नदी बेसिन काफी बड़ा है और साथ ही साथ इनकी जलग्रहण क्षमता जो है वह हजारों किलोमीटर में फैली हुई है, चाहे वह सिंधु हो, फिर चाहे गंगा हो, चाहे ब्रह्मपुत्र हो या अन्य दूसरी प्रमुख सहायक नदियां हो। हिमालयी अपवाह तंत्र की नदियां गहरे गार्ज का निर्माण करती हैं, ये गहरे खड्डों का निर्माण करती हैं और ये सदा नीरा हैं। यानी कि हिमालय क्षेत्र की जो नदियां हैं वे सतत वाहिनी हैं, वे लगातार 12 मासी हैं, बहती रहती हैं। इस कारण इनमें नौकायन की जो सुलभता पाई जाती है, ये जलोढ़ अवसादों का निक्षेपण भी करती हैं। दोस्तों, इसके साथ जब ये तीव्र ढालों से नीचे मैदानी भागों की ओर अग्रसर होती हैं या उतरती हैं, इस दौरान ये अपने साथ बहुत सारे वस्तुओं और पदार्थों को लेकर बहती हैं, जिससे इन नदियों के पानी में निशालन और अपक्षय की प्रक्रिया होती है। परिणामतः ये बड़े बड़े अवसादों का लेकर के भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती हैं। साथ ही साथ विभिन्न खड्ड या
गहरे जो गार्ज होते हैं उनको भरने का काम करती हैं और ये उत्तर भारत के विशाल मैदान को उपजाऊ बनाने का कार्य भी करती हैं। दोस्तों, हिमालयी अपवाह तंत्र में अधिकतम मार्ग परिवर्तन इन नदियों में देखने को मिलता है और उसका एक कारण है कि ये नदियां तीव्र ढाल से मैदानी भागों में उतरती हैं, तीव्र ढाल से मैदानों में प्रवेश करती हैं। इस कारण क्या होता है कि जब ये पर्वतों की ऊंची श्रृंखलाओं या चोटियों से जब नीचे उतरती हैं तो ऐसी स्थिति में इनके नदी की जो तीव्र गति होती है, पानी की जो तीव्र गति होती है, इससे ये विभिन्न क्षेत्रों के अंदर अपना मार्ग परिवर्तित कर लेती हैं। उनमें तेज गति से जब कभी पानी की आवक होती है तो ऐसी स्थिति में पानी के तीव्र भराव के कारण ये अपने रास्ते को बदल देती हैं। मूल रूप से हिमालयी अपवाह तंत्र के 3 प्रमुख भाग किए जा सकते हैं। पहला है जो सिंधु नदी तंत्र है, दूसरा गंगा नदी तंत्र और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इस प्रकार से हिमालयी अपवाह तंत्र के 3 प्रमुख नदी तंत्र विकसित किए जा सकते हैं। पहला सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। मान्यता है प्रिय विद्यार्थियों कि प्लेस्टोसीन काल में, कौन से काल में? प्लेस्टोसीन काल में पोटवार का जो पठार था उसके उत्थान से यह नदी तंत्र विभाजित हो गया था। पोटवार के पठार के उत्थान से तिब्बत के निम्नवर्ती क्षेत्र में ये जो तीनों नदियों का तंत्र था, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इसका विभाजन हो गया और इन नदियों ने अपनी प्रमुख सहायक नदियों के साथ अपने रास्ते अलग अलग कर लिए। ये एक मैप है दोस्तों जिसके माध्यम से हमने भारत की मुख्य नदियों और झीलों को आपको बताया है। सबसे पहले हम इसमें नदियां जान लेते हैं। आप देख रहे हैं कि तिब्बत के पठार से 2 शाखाओं के रूप में सिंधु नदी उद्गम होकर के पाकिस्तान में प्रवेश कर रही है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में झेलम, चेनाब, रावी और सतलुज नदियां हैं। और इसके साथ साथ यदि हम जाने तो गंगा नदी जो है वह हिमालयी नदी तंत्र का हिस्सा है, जो 2 शाखाओं में अलकनंदा और भागीरथी के रूप में गंगोत्री से निकलती है। इसी प्रकार से यमुनोत्री हिमनद से यमुना नदी का उद्गम होता है। ठीक इसी प्रकार से पूर्व दिशा में जब चलते हैं भारतवर्ष में तो शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी आदि नदियों का उद्गम होता है। फिर इसमें चंबल नदी जो कि मध्य प्रदेश के जनापाव की पहाड़ी से निकलती है। इसी प्रकार से बेतवा नदी मध्य प्रदेश में निकलती है। ठीक इसी प्रकार से सोन नदी जो आगे जाकर यमुना में मिल जाती है और फिर ये गंगा के अंदर इसकी सहायक नदी के रूप में कार्य करती है। इसी प्रकार से देखें तो विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों से नर्मदा और ताप्ती नदियों का उद्गम होता है, जो वहां की ब्रिंज घाटियों से बहती हुई अरब सागर के अंदर गिर जाती हैं। ठीक इसी प्रकार से गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी आदि प्रमुख नदियां हैं जो दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार की प्रमुख नदियों के रूप में जानी जाती हैं। इसी प्रकार से ओडिशा की एक प्रमुख नदी है, वह है ओडिशा की महानदी जो कि चिल्का झील के निकट से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये प्रमुख नदियां हैं जिनके बारे में हमने चर्चा करी है। ठीक इसी प्रकार से हिमालय की एक अन्य प्रमुख नदी है जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के रूप में जानी जाती है, जो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी के विलय के साथ में आगे बढ़ करके लोहित प्रदेश से गुजरती हुई बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तो इसे पद्मा अथवा मेघना के साथ विभिन्न नामों से पुकारा जाता है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इस प्रकार से इस मैप के माध्यम से हमने आपको भारत के नदी तंत्र को समझाने का प्रयास किया है, भारत का नदी तंत्र। उसके बाद में दोस्तों हम इसकी शुरुआत करते हैं। चूंकि हमने आपको बताया ही था कि हिमालय अपवाह तंत्र की 3 प्रमुख जो नदी तंत्र हैं उनमें सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को पढ़ना है। तो पहला नदी तंत्र है सिंधु नदी तंत्र। यह दुनिया के विशालतम नदी तंत्रों में से एक है। जो बिल्कुल दुनिया की तमाम जो बड़ी नदियों का तंत्र है उसमें से सिंधु नदी तंत्र को एक प्रमुख तंत्र के रूप में जाना जाता है। इस नदी तंत्र के अंतर्गत सिंधु और इसकी सहायक नदियां जैसे झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, जस्कर, गोमल, द्रास, श्योक, सिगार, कुर्रम, काबुल और गिलगिट को शामिल किया जाता है। ये जो नदियां हैं जैसे जास्कर, गोमल, द्रास, श्योक, सिगार, कुर्रम, काबुल और गिलगिट, ये नदियां जो सिंधु नदी तंत्र है उसमें दाहिनी तरफ से हिमालय की उच्चस्थ चोटियों से आकर मिलती हैं। वहीं इसके पश्चिमी भाग से या बाईं तट से जो नदियां आकर इसमें मिलती हैं उनमें रावी, व्यास, सतलज, झेलम और चिनाब को सम्मिलित किया जाता है। दोस्तों सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के चेमायंगडुंग ग्लेशियर या बोखरचू हिमानी से निकलती है। ये 2 प्रमुख स्थान हैं, एक तो है चेमायंगडुंग ग्लेशियर और दूसरा है बोखरचू, ये हिमानी है। इन दोनों स्थानों से सिंधु नदी का उद्गम होता है। यह सिंधु नदी पहले उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होकर हिमालय पर्वत श्रृंखला को काटते हुए
दमचोक के निकट भारत में प्रवेश करती है। ठीक इस प्रकार से भारत की जो ऊपरी संरचना है उसमें यह नदी इस प्रकार से हिमालय पर्वत श्रृंखला को काटते हुए दमचोक के निकट वापस मुड़कर के भारत में प्रवेश करने का कार्य करती है, क्योंकि इससे पूर्व यह पीओके के अंदर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर बहती है। यह लद्दाख के लेह और कारगिल में प्रवाहित होकर फिर पीओके में दोबारा से चली जाती है। मूल रूप से कहा जा सकता है कि जब लद्दाख तिब्बत से इसका जन्म होता है तो ये भारत के लद्दाख यूनियन टेरिटरीज के लेह जिले के अंदर से और फिर कारगिल के अंदर से प्रवाहित होती हुई भारत पीओके में चली जाती है। दोस्तों, सिंधु नदी एक पूर्ववर्ती नदी है जो नंगा पर्वत के उत्तर बुंजी नामक स्थान पर लद्दाख श्रेणी को काटती है और फिर वहां पर बुंजी नामक स्थान पर, इस बुंजी नामक स्थान पर यह 5081 मीटर गहरा गार्ज का निर्माण करती है, बहुत गहरे खड्ड का निर्माण करती है, जो ऊंची पर्वत श्रृंखला से नीचे पहाड़ी क्षेत्र में 5181 मीटर गहरे गार्ज का निर्माण करती है। सिंधु नदी की कुल लंबाई प्रिय विद्यार्थियों 2880 किलोमीटर है। वहीं भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। यह भारत पाकिस्तान के मध्य 1960 में हुए सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत, सिंधु व उसकी सहायक नदियां जो हैं जैसे झेलम है, चिनाब है, उसके तहत यह तय किया गया था 1960 में जो सिंधु नदी जल समझौता हुआ था, सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में भारत और पाकिस्तान की सरकारों के दरमियान, उसमें तय हुआ था कि झेलम और चिनाब जो दो नदियां हैं उनके जल का भारत जो है वह केवल 20% ही उपयोग कर सकेगा। कितना प्रतिशत उपयोग कर सकेगा? 20%। जबकि जो सतलज और रावी नदियां हैं, सतलज और रावी के लगभग 80% जल का उपयोग भारत को अधिकार में दिया गया था कि भारत सतलज और रावी का कितना प्रतिशत जल उपयोग करेगा? 80%। सिंधु नदी में बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में पंजाब की 5 प्रमुख नदियां पंजाब जैसे सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम को सम्मिलित किया जाता है, जिसके बाएं तट से यानी कि निचली तरफ से सम्मिलित होती हैं। वहीं इसके दाईं ओर से इसमें शौक, काबुल, कुर्रम, तोची, गोमल और गिलगित नदियों को इसमें मिलने का अवसर मिलता है। यानी कि उत्तरी क्षेत्र में पीओके के क्षेत्र से नदियां मिलती हैं, जबकि सतलज, रावी, व्यास, झेलम और चिनाब ये 5 जो नदियां हैं ये इसके बाएं तट से सिंधु नदी में सम्मिलित होती हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये सिंधु नदी तंत्र विकसित होता है। अब हम इसकी प्रमुख सहायक नदियों का अध्ययन करेंगे। पहली नदी है झेलम अथवा वितस्ता। जो झेलम नदी है यह विद्यार्थियों पीर पंजाल पर्वत की श्रेणियों से निकलती है। यह पीर पंजाल पर्वत की पदस्थली में बेरीनाग झील है, उसके समीप शेषनाग झील से मिलकर अथवा निकलकर श्रीनगर के निकट वुलर झील में मिल जाती है। कौन सी झील मिल जाती है? वुलर झील में मिल जाती है। यह बेरीनाग शेषनाग झील से निकलकर श्रीनगर के निकट वुलर झील में मिल जाती है। और दोस्तों झेलम के किनारे ही श्रीनगर बसा हुआ है। यह मुजफ्फराबाद से मंगला तक पाकिस्तान के समानांतर, यह भारत पाक की सीमा के समानांतर बहती है, प्रवाहित होती है। झेलम नदी मुजफ्फराबाद से लेकर मंगला तक भारत की और पाकिस्तान की सीमा के समानांतर बहती है। कश्मीर घाटी में अनंतनाग से बारामूला तक, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है ये कि कश्मीर घाटी में बारामूला या अनंतनाग से बारामूला तक झेलम नदी नौकागम्य है। इसमें नौवहन आसानी से होता है। यह नदी पाकिस्तान में झंग नामक स्थान के निकट चिनाब नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में मिल जाती है? चिनाब नदी में मिल जाती है। और यह चिनाब की एक प्रमुख सहायक नदी है। चिनाब की कैसी नदी है? प्रमुख सहायक नदी है। इसका मतलब झेलम की प्रमुख नदी कौन सी हो गई? चिनाब हो गई। कौन सी हो गई? चिनाब। तो इस प्रकार से झेलम नदी झंग नामक स्थान पर कौन सी नदी में मिलती है? चिनाब नदी। दोस्तों झेलम नदी की सहायक नदी किशन गंगा, जिसे पाकिस्तान में नीलम कहा जाता है। तो झेलम जो है, जिसे भारत में झेलम के नाम से जाना जाता है, यह जब पाकिस्तान में जाती है तो उस समय जो किशन गंगा इसमें मिलती है उसको वहां पर नीलम नदी के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी के नाम से जाना जाता है? नीलम नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों चिनाब नदी। कौन सी नदी है? चिनाब। यह सिंधु की विशालतम सहायक नदी है, सिंधु नदी तंत्र की, जो हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहलाती है। हिमाचल प्रदेश से जब यह निकलती है सिंधु की सहायक नदी चिनाब नदी, तो इसको हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? चंद्रभागा नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? चंद्रभागा नाम से।
यह बाडाला चाला दर्रे से निकलती है। एक प्रमुख दर्रा है हिमाचल प्रदेश का जिसे नाम दिया गया है बाडाला चाला। कौन सा दर्रा है? बाडाला चाला। तो इसी बाडाला चाला दर्रे से इसका जन्म होता है, जो दो भागों में निकलकर केलांग नामक स्थान के निकट तंडी में मिल जाती है। एक और प्रमुख स्थान है केलांग, जहां पर यह तंडी एक छोटी नदी के अंदर मिलती है। भारत में चिनाब की लंबाई 1180 किलोमीटर है, वह इसका अपवाह क्षेत्र 26,755 किलोमीटर है। कितना है? 26,755 किलोमीटर है। नेक्स्ट है दोस्तों रावी या परुषणी नदी। रावी अथवा परुषणी जो नदी है, यह भी सिंधु की एक प्रमुख सहायक नदी है, जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से निकलती है, जिसका उद्गम रोहतांग दर्रे से होता है। कौन से दर्रे से होता है? रोहतांग दर्रा। और दोस्तों रोहतांग जो दर्रा है वह हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? कांगड़ा जिले में। और इसी कांगड़ा जिले के रोहतांग से रावी अथवा परुषणी का उद्गम होता है। इसी के निकट व्यास कुंड से व्यास नदी का भी उद्गम होता है, और जो ये क्षेत्र है जहां से इसका उद्गम होता है वह कुल्लू घाटी कहलाती है। कौन सी घाटी कहलाती है? कुल्लू घाटी। और हम सभी जानते हैं कि कुल्लू घाटी भारत का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जो यहाँ के सेबों और अन्य दूसरे फलों के लिए विख्यात है। व्यास सतलुज की सहायक नदी है, जबकि व्यास जो है, रावी तो किसकी सहायक नदी है? सिंधु की। लेकिन जो व्यास है वह किसकी सहायक नदी है? सतलुज नदी की या सतलज की है या शतुद्री की है। तथा कपूरथला पंजाब के निकट ये हरिके नामक स्थान पर इसमें मिल जाती है। व्यास नदी का जो कुल लंबाई है वह 470 किलोमीटर है। वहीं इसका जो अपवाह क्षेत्र है वह 25,900 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 25,900 वर्ग किलोमीटर। व्यास नदी का उपनाम रखा गया है विपाशा। क्या नाम रखा गया है? विपाशा। नेक्स्ट है सतलुज या शतुद्री नदी। सतलज अथवा जो शतुद्री नदी है वह सिंधु की एक अन्य प्रमुख सहायक नदी है, जो चिनाब की सहायक नदी मानी जाती है। इसका मतलब हम ये समझे कि बाएं तट से मिलने वाली सिंधु नदी में तमाम सभी नदियों में चिनाब नदी सबसे बड़ी है। चिनाब नदी सबसे बड़ी है। ऐसा माना जाता है कि इसकी प्रमुख जो धारा है चिनाब नदी की, उसके अंदर ही सतलुज, रावी, व्यास, अन्य सभी नदियों का मिलन होता है। सतलुज या शतुद्री नदी मानसरोवर झील के समीप राकसताल झील से निकलती है और यह शिपकिला दर्रे के पास भारत में प्रवेश करती है। यानी कि सतलुज जो नदी है, यह शिपकिला जो दर्रा है, कौन सा दर्रा है? शिपकिला दर्रा, यहां से भारत में प्रवेश करती है। स्पीति इसकी एक सहायक नदी है, जैसा कि आपने नाम सुना होगा, लाहौल स्पीति जो लद्दाख में स्थित है, वहां पर इसमें स्पीति नदी का विलय होता है। इसी सतलुज नदी पर भांकड़ा नांगल बांध का निर्माण किया गया है। कौन से बांध का निर्माण किया गया है? भांकड़ा नांगल बांध का निर्माण किया गया है। और भारत तिब्बत में यह मार्ग सतलुज घाटी से होकर गुजरता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि भारत तिब्बत के लिए जो रास्ता बनाया गया है वह सतलज घाटी से ही गुजरता है। भारत में सतलुज की जो लंबाई है वह 1,050 किलोमीटर, वह इसका अपवाह क्षेत्र 28,090 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि 28,090 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में प्रवाहित होती है। तो ये था सिंधु नदी तंत्र। अब हम दोस्तों जानेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। कौन सी नदी तंत्र के बारे में? गंगा नदी तंत्र के बारे में जानेंगे। दोस्तों गंगा नदी का उद्गम जो होता है वह उत्तराखंड राज्य, भारत के उत्तराखंड राज्य में गंगोत्री नामक हिमनद से होता है और वहां से यह दो शाखाओं में निकलती है। एक शाखा इसकी अलकनंदा कहलाती है, तो वहीं दूसरी जो शाखा है वह इसकी भागीरथी कहलाती है। इसका मूल नाम भागीरथी है, लेकिन जब ये देवप्रयाग के समीप दोनों शाखाएं मिलती हैं तो वहां पर इसका नाम हो जाता है गंगा। तो इसकी शुरुआत करते हैं। इसका उद्गम स्थल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी है। कौन से? हिमानी या ग्लेशियर से निकलती है, गंगोत्री या हिमानी ग्लेशियर से। इस जगह इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? भागीरथी नदी के नाम से। और जो गंगा नदी है इसकी दो प्रमुख शाखाएं हैं शुरुआत में जो जन्म लेती हैं, पहली तो भागीरथी और दूसरी अलकनंदा। और इन दोनों नदियों के सम्मिलित रूप को ही गंगा के नाम से जाना जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि देवप्रयाग के निकट जब ये दोनों मिल जाती हैं, भागीरथी और अलकनंदा, तब इसका नाम हो जाता है उस संगम स्थल पर गंगा। क्या हो जाता है? गंगा। अलकनंदा का उद्गम संतोपथ हिमानी है। कौन सा पथ हिमानी है? संतोपथ हिमानी है। यह चमोली, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल में प्रवाहित होती है। ये प्रमुख जिले हैं, चमोली जिला है,
टिहरी है, पौड़ी गढ़वाल है, यहाँ पर अलकनंदा प्रवाहित होती हुई गंगा का मूल रूप धारण करती है। बद्रीनाथ प्रमुख धार्मिक स्थल अलकनंदा के किनारे पर ही स्थित है। वहीं बात करें केदारनाथ धार्मिक स्थल की, तो यह मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। मंदाकिनी नदी के तट पर कौन सा प्रमुख धार्मिक स्थल स्थित है भारत का? केदारनाथ। और यह नदी केदारनाथ से, जब यह नदी निकलती है मंदाकिनी केदारनाथ से, तो रुद्रप्रयाग के मध्य यह प्रभावित होती है। इन दोनों के मध्य, केदारनाथ और रुद्रप्रयाग के मध्य से मंदाकिनी का नाम दिया जाता है। गंगा नदी हरिद्वार के पहाड़ों से उतरकर जब मैदानी भागों में प्रवेश करती है, तो इसमें दाहिनी तरफ से यानी प्रायद्वीपीय भाग की तरफ से इसमें यमुना प्रयाग के निकट मिलती है। प्रयाग नामक स्थान पर इसमें इसकी प्रमुख सहायक नदी, प्रयाग नामक स्थान पर गंगा में इसकी प्रमुख सहायक नदी यमुना का विलय होता है। सहायक नदी का जो विलय होता है उसका नाम है यमुना। तो इस प्रकार से यह गंगा नदी तंत्र की शुरुआत होती है। अब गंगा नदी में जो दक्षिण का पठार है उससे आकर मिलने वाली प्रमुख नदी सोन नदी है। कौन सी नदी है? सोन नदी। वहीं दामोदर नदी दामोदर के पठार से आकर इसमें मिलती है। पुनपुन और टॉस इसकी अन्य सहायक नदियां हैं। ये कई बार प्रीलिम्स का सवाल होता है जो आपको भ्रमित करने के लिए पूछा जा सकता है कि पुनपुन और टॉस किसकी सहायक नदियां हैं, तो आप जवाब दे सकते हैं कि गंगा की अन्य प्रमुख सहायक नदियां हैं। दोस्तों, गंगा के बाएं तट की सहायक नदियां जो पश्चिम से पूर्व की ओर जब हम बढ़ते हैं हिमालय की श्रेणियों में, तो उनमें प्रमुख रूप से उत्तराखंड के कुमायूं से निकलने वाली रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक ये नेपाल हिमालय से निकलती हैं। कोसी, बूढ़ी, गंडक, बागमती और महानंदा प्रमुख नदियां हैं। यानी कि जो हम हिमालय पर्वत श्रेणी से पूर्व की तरफ अरुणाचल प्रदेश की तरफ बढ़ते हैं, सिक्किम, असम की तरफ बढ़ते हैं, तो इस दौरान इसमें विभिन्न नदियों का आकर विलय होता है या संगम होता है। उनमें प्रमुख रूप से रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, बागमती और महानंदा को हम सम्मिलित कर सकते हैं। गंगा की सर्वाधिक लंबाई की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक लंबाई में बहती है। फरक्का बांध आपने नाम सुना ही होगा, जो पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश के तट पर स्थित है, दोनों के सीमा पर स्थित है। तो फरक्का के बाद गंगा नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है, कौन से देश में प्रवेश करती है? बांग्लादेश में। तो उसे बांग्लादेश में प्रवेश के समय पद्मा कहा जाता है। तो गंगा नदी का नाम जब पद्मा होता है तो वह किस समय होता है? बंगाल में प्रवेश के समय, यानी कि बांग्लादेश में प्रवेश के समय इसका नाम होता है पद्मा। किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। दोस्तों, गोलुंडो नामक स्थान पर ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आकर मिलती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि गोलुंडो एक स्थान है जहां पर गंगा नदी में ब्रह्मपुत्र नदी आकर संगम बनाती है। तो जब दोनों नदियां एक साथ मिल जाती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र, गोलुंडो नामक स्थान पर, तो इसे नाम दिया जाता है नया मेघना का। ये नाम है बड़े विस्मित करने वाले हैं, यानी कि आपको दिग्भ्रमित भी कर सकते हैं। पद्मा तो कब कहलाएगी? जब इसमें ब्रह्मपुत्र मिलेगी। पद्मा तो कब कहलाएगी? माफ कीजिएगा, जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करेगी। और जब इसमें ब्रह्मपुत्र नदी का मिलन गोलुंडो नामक स्थान पे होता है, तब इसे मेघना का नाम दिया जाता है। तदुपरांत यह गंगा ब्रह्मपुत्र नामक विशाल डेल्टा का निर्माण बंगाल की खाड़ी में मिलते समय करती है। और जब गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां मिल जाती हैं तो बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व ये एक बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो विश्व का सबसे सुंदर, नयनाभिराम और प्राकृतिक जैव विविधताओं का अजायब घर भी कहा जा सकता है। और इसमें प्राकृतिक विविधताओं की परिपूर्णता पाई जाती है, इसलिए इसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है, जो दुनिया की न मालूम कितनी असंख्य जैव विविधताओं का अजायब घर कहा जा सकता है। हुगली नदी को विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी कहा जाता है। हम सभी जानते हैं कि हुगली नदी के तट पर ही कोलकाता का एक प्रमुख हार्बर पोर्ट बना हुआ है, बंदरगाह, और इसे पूर्व का लंदन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका एक कारण है कि जो हुगली नदी है ये बड़ी विस्मयकारी नदी है। इसे बंगाल का शोक, जो कोलकाता का शोक कहा जा सकता है, क्योंकि ये बड़ा विश्वासघात करती है। कई बार इसमें बहुत तेजी से और बहुत तीव्रगामी तरीके से उफान आता है। ऐसे में कोलकाता शहर के अंदर पानी घुसता है और वहां पर बड़ी संख्या में तबाही मचाती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे गंगा नदी तंत्र की प्रमुख सहायक नदियां, उनके बारे में। तो पहली नदी है रामगंगा नदी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रामगंगा नदी जो है वह उत्तराखंड के कुमायूं हिमालय से इसमें मिलती है। तो कुमायूं हिमालय से गैरसैंण के निकट
गढ़वाल की पहाड़ियों से इस रामगंगा नदी का जन्म होता है, जो कन्नौज उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में आकर मिलती है। जो कन्नौज नामक जिला है वहां पर यह गंगा नदी में आकर मिल जाती है। तो जब हम पश्चिम से पूर्व की तरफ चलते हैं, पूर्वोत्तर भारत की तरफ, तो पहली सहायक नदी गंगा की बनती है राम गंगा। कौन सी नदी? राम गंगा। इसके बाद में दोस्तों दूसरी इसकी प्रमुख सहायक नदी है शारदा या शारदा सरयू नदी। जो शारदा नदी है यह नेपाल हिमालय में मिलाम हिमनद से, कौन से हिमनद से? मिलाम हिमनद से। और शारदा जो नदी है नेपाल हिमालय की प्रमुख नदी है। कौन से हिमालय की प्रमुख नदी है? नेपाल हिमालय की। ये यहां से निकलकर गौरी गंगा नामक स्थान से निकलती है और भारत नेपाल की सीमा पर काली नाम से जानी जाती है। जब शारदा नदी नेपाल हिमालय से निकलती है, जब ये भारत और नेपाल की सीमा के बीचों बीच जब आती है, तो इसे नाम दिया जाता है काली का। किस नाम से जाना जाता है? काली नाम से जाना जाता है। बाराबंकी उत्तर प्रदेश में घाघरा से मिलने पर इसे चौक कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है? चौक नाम से। बाराबंकी उत्तर प्रदेश से यह भारत में प्रवेश करती है, जहां पर इसमें घाघरा नदी मिलती है, जो भी नेपाल हिमालय की एक प्रमुख नदी है। वहां पर इन दोनों को मिलाकर चौक कहा जाता है। नेक्स्ट नदी है नेपाल हिमालय की गंडक नदी, जो गंगा की एक प्रमुख अन्य सहायक नदी है। यह धौलागिरी और एवरेस्ट पर्वत के मध्य, इंपॉर्टेंट बात है देखिएगा कि धौलागिरी और एवरेस्ट पर्वत ये दोनों ही नेपाल हिमालय के प्रमुख पर्वत हैं। उन दोनों के मध्य यह नेपाल के हिमालय से निकलती है तथा चंपारण जो इतिहास प्रसिद्ध स्थान है, बिहार में स्थित है, भारत में स्थित है। चंपारण बिहार में गंगा के मैदान में प्रवेश करती है, यानी कि चंपारण नामक स्थान पर गंडक नदी गंगा में मिलती है और यह नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए विशेष रूप से जानी जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों कोसी नदी। कौन सी नदी? कोसी नदी। दोस्तों गंगा की अन्य प्रमुख सहायक नदियों में कोसी नदी को भी गिना जाता है और यह नेपाल हिमालय से ही उपजने वाली या जन्म लेने वाली नदी है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है जो पूर्व दिशा के अंदर लंबवत बहती है और यह सप्त नदियों से मिलकर बनी है, यानी कि इसके अंदर 7 नदियों का मिलन होता है, 7 जलधाराओं का मिलन होता है, इसलिए इसको सप्त नदी का नाम भी दिया जाता है। कौन सी नदी का नाम दिया जाता है? सप्त नदी का। और इसे बिहार का शौक कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी के कारण बिहार के कई जिलों के अंदर बड़ी भारी पैमाने पर बाढ़ का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट नदी है महानंदा नदी। पश्चिमी बंगाल में दार्जिलिंग एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। वहां की पहाड़ियों से इस नदी का जन्म होता है। महानंदा जो नदी है यह पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग नामक स्थान पर जन्म लेती है और उसके बाद में सिलीगुड़ी माफ कीजिएगा, पश्चिमी बंगाल से गंगा में मिलन प्राप्त करती है या विलय हो जाती है। इसके बाद में हम बात करेंगे केन नदी की। यह मध्य प्रदेश के सतना जिले में कैमूर की पहाड़ियों से, ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश का जो जिला है सतना, वहां की पहाड़ियां हैं कैमूर की, और कैमूर की पहाड़ियां जो मध्य प्रदेश के सतना जिले में हैं, वहां से केन नदी निकलती है और फिर ये बांदा उत्तर प्रदेश के निकट यमुना में मिल जाती है। यानी कि ये मूल रूप से गंगा नदी तंत्र में यमुना की सहायक नदी के रूप में जानी जा सकती है। चित्रकूट नामक नगर इसी नदी के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट है सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से, कहां से निकलती है ये? मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। तो सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से पटना के पश्चिम भाग में गंगा के दाहिने तट पर ये उसमें मिल जाती है। सोन नदी जो है वह पटना शहर में उसके पश्चिमी भाग पर गंगा नदी में मिलती है, इसलिए मूल रूप से यह सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। इसकी रेत में सोने के कुछ कण पाए जाते हैं या क्रिस्टल्स, जो गोल्डन क्रिस्टल्स हैं वो इसमें यहाँ की रेत में पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए इसको भारत की स्वर्णमयी नदी भी कहा जा सकता है या स्वर्ण नदी भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसकी जो बालू है उसके अंदर सोने के कण पाए जाते हैं। इस सोन नदी की मूल रूप से लंबाई 780 किलोमीटर है और इसकी अन्य सहायक नदियों में रिहंद और कोयल का नाम लिया जा सकता है। आप जानते हैं कि रिहंद बांध परियोजना का निर्माण उत्तर प्रदेश में किया गया है, जिसे जल विद्युत शक्ति का और सिंचाई के रूप में काम में लिया जा रहा है। नेक्स्ट है गंगा नदी तंत्र की प्रमुख नदी के बारे में, वह है दामोदर नदी। कौन सी नदी? दामोदर नदी। तो दामोदर नदी दोस्तों पश्चिमी बंगाल और झारखंड की भ्रिंस घाटियों में प्रवाहित होती है। 2 प्रमुख राज्यों से, एक तो पश्चिमी बंगाल है और दूसरा है झारखंड। 2 प्रमुख राज्यों से
झारखंड नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का उद्गम होता है? भ्रंश घाटियों में यहां पर यह प्रवाहित होती है। इसके बाद में छोटा नागपुर के पूर्वी भाग से निकलने के बाद आसनसोल पश्चिमी बंगाल, आसनसोल जिला है पश्चिमी बंगाल का, वहां पर गंगा के डेल्टा में प्रवेश करती है। तो दामोदर नदी जो है यह मूल रूप से छोटा नागपुर के पठार से निकलकर बंगाल और झारखंड की भ्रंश घाटियों में बहती हुई गंगा के मुहाने पर जाकर, जहां पर गंगा डेल्टा में प्रवेश करती है, वहां पर इसका विलय होता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। किसका शोक कहा जाता है? बंगाल का। और इसी दामोदर नदी के अंदर भारत के कोयला और अभ्रक खनन क्षेत्र पाए गए हैं। यानी कि भारत के खनिज मुख्य रूप से, जिसमें कोयला, लौह अयस्क और अभ्रक का जो उत्पादन है वह इसी नदी की घाटियों से उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट नदी है भाई चंबल नदी। कौन सी नदी है? चंबल नदी। तो दोस्तों जो चंबल नदी है वह एक अन्य प्रमुख सहायक नदी है गंगा नदी तंत्र की। उसके बारे में जानते हैं। चंबल नदी दोस्तों मध्य प्रदेश के जनापाव की पहाड़ी से, धार जिले में जनापाव की पहाड़ी से इसका जन्म होता है। इसके बाद में यह है राजस्थान के चित्तौड़गढ़, कोटा, सवाई माधोपुर जिलों में बहती हुई यह आगे जाकर यमुना में इटावा के समीप मिल जाती है। तो मध्य प्रदेश के महू जिले के निकट मालवा के पठार से इसका जन्म होता है। भारत की प्रायद्वीपीय पठार, कौन से पठार? प्रायद्वीपीय पठार के अग्रभाग या उत्तरी भाग में है मालवा का पठार, और मालवा का पठार मूल रूप से स्थित है मध्य प्रदेश में। कहां पे स्थित है? मध्य प्रदेश में। वहां से इसका जन्म होता है, वहां से चंबल नदी का जन्म होता है। फिर ये राजस्थान के कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर से बहती हुई इटावा नगर के समीप यमुना में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है और यह भारत की एकमात्र सदा नीरा जो मालवा के पठार से निकलने वाली नदी है। यानी कि मालवा के पठार से निकलने वाली एकमात्र सदा नीरा जो राजस्थान में प्रवेश कर इटावा के समीप यमुना में मिलती है, वह गंगा की एक अन्य प्रमुख सहायक नदी है। चंबल नदी की अन्य सहायक नदियों में बनास, मेजा, काली सिंध, पार्वती और शिप्रा नदियों का नाम प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। ये इसकी चंबल नदी की अन्य प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने गंगा नदी तंत्र को पढ़ा है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा और आपकी फीडबैक की हमें आवश्यकता भी है। दोस्तों इसके बाद में हमने आपको बताया था कि हिमालय का जो अपवाह तंत्र है या हिमालयी अपवाह तंत्र है उसके 3 प्रमुख भाग हैं। पहला गंगा नदी तंत्र, दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और तीसरा कौन सा बताया था आपको? सिंधु नदी तंत्र। तो अभी तक हमने पढ़ा है सिंधु नदी तंत्र को और गंगा नदी तंत्र को। अब तीसरा प्रमुख नदी तंत्र है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। कौन सा नदी तंत्र? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। इस ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। यह विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है, जो विश्व की सबसे लंबी अपवाहित होने वाली नदियां हैं। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की प्रमुख नदियां हैं 4, उनमें से एक इसका भी नाम उल्लेखनीय है। यह जल विसर्जन के कुल आयतन की दृष्टि से विश्व की 4 बड़ी नदियों में इसमें सम्मिलित किया गया है। प्रीलिम्स का फैक्ट वाला सवाल बनता है कि विश्व की 4 प्रमुख जल विसर्जन शक्ति को लेकर आगे बढ़ने वाली नदियों में किसका नाम उल्लेखनीय है? ब्रह्मपुत्र नदी का। इसका अपवाह तंत्र तिब्बत मूल रूप से, फिर चाइना, इसके बाद में भारत और उसके बाद में बांग्लादेश, 4 प्रमुख राष्ट्रों में फैला हुआ है। भारत के 4 माफ कीजिएगा, विश्व के 4 प्रमुख देशों में से होकर बहने वाली एक प्रमुख नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसका उद्गम तिब्बत से होता है। कहां से होता है? तिब्बत से होता है। यह भारत में लगभग 1346 किलोमीटर लंबी दूरी में बहती है और इसका कुल अपवाह क्षेत्र 3,40,000 वर्ग किलोमीटर है। यानी क्यों कहें कि यह भारत में बहने वाली भारतीय उपमहाद्वीप की या एशिया महाद्वीप की लंबी नदियों में से एक प्रमुख नदी है। बात करें इसके उद्गम स्थल की तो यह कैलाश पर्वत श्रेणी के दक्षिण में मानसरोवर झील के आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। तो जो मानसरोवर झील है उसके पास में ही स्थित है आंगसी हिमानी। कौन सी हिमानी है? आंगसी हिमानी ग्लेशियर, वहां से इसका जन्म होता है। द ओरिजिन ऑफ दिस रिवर इज आंगसी ग्लेशियर। इस नदी का बेसिन मानसरोवर झील से मरियम ला जो दर्रा है वहां पर, मरियम ला दर्रा है वहां पर जो पास है, वहां से इसका विभाजन होता है। तो इस प्रकार से ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका उद्गम मानसरोवर झील
कैलाश पर्वत श्रेणी के निकट आंगसी ग्लेशियर से होता है। इसके बाद में तिब्बत के बाद में चाइना में बहती हुई फिर यह भारत और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से संबंधित हैं, इनको भी हम जानने का यहाँ पे प्रयत्न कर रहे हैं। पहला है, ब्रह्मपुत्र का अधिकतर मार्ग तिब्बत में है। यह बात ध्यान रखने की, ब्रह्मपुत्र का शुरुआती जो अधिकतम मार्ग है वह ब्रह्मपुत्र का किस में है, तिब्बत देश में है, जहां इसका स्थानीय नाम सांगपो यारलुंग होता है। तो ब्रह्मपुत्र का जो मूल नाम है, जो तिब्बत के अंदर जाना जाता है ब्रह्मपुत्र को, वह नाम है सांगपो। किस नाम से इसको तिब्बत में जाना जाता है? सांगपो नदी के नाम से। सांगपो का मूल अर्थ होता है शुद्ध करने वाला। सांगपो का मूल अर्थ होता है शुद्ध करने वाला। और इसी क्षेत्र में 4000 मीटर की ऊंचाई पर इसका क्षेत्र नौगम्य है। बहुत आश्चर्यजनक तथ्य है कि एशिया महाद्वीप की वह नदी जिसका सबसे ऊपर नौगम्य क्षेत्र विस्तृत है, तो वह 4000 मीटर की ऊंचाई पर है, तो केवल एकमात्र नदी का है जो है ब्रह्मपुत्र। यानी कि इस नदी में 4000 मीटर की ऊंचाई पर नौकाओं का संचालन किया जाता है। दोस्तों, इसके बाद में हम जानते हैं नामचा बरवा पर्वत जो अरुणाचल प्रदेश में है, उस पर्वत के पूर्वी किनारे के सहारे बहती हुई यह नदी एक बहुत गहरा कैनियन या गर्त का निर्माण करती है, एक बहुत गहरे खड्ड का निर्माण करती है ब्रह्मपुत्र नदी नामचा बरवा पर्वत अरुणाचल प्रदेश में, जो लगभग 5500 मीटर गहरा है। कितना गहरा है? लगभग 5500 मीटर गहरा है। अरुणाचल में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। जब यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है गहरे कैनियन का निर्माण करते हुए, तो वहां पर इसको दिहांग का नाम दिया जाता है। पासी घाट के निकट यह दिबांग और लोहित के मिलने पर इसकी दो अन्य प्रमुख सहायक नदियां इसमें मिलती हैं। पासी घाट अरुणाचल प्रदेश में, जो पहली है दिहांग और दूसरी है लोहित, ये दो इसकी छोटी जलधाराओं के रूप में नदियां इसमें सम्मिलित होती हैं। और फिर इसका नाम पासी घाट से ब्रह्मपुत्र पड़ता है। क्या नाम से जाना जाता है इसको? ब्रह्मपुत्र के नाम से। इसे पूर्व से तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। और जब यह अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा पर्वत के पास में जब आती है, तब इसका नाम होता है दिहांग। इसके बाद में जब इसके अंदर दिहांग और लोहित का जब मिलन हो जाता है, दिबांग और लोहित का, तो पासी घाट में इसको किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो याद रखनी है। इसके उपरांत यह असम घाटी में प्रवेश करती है, भारत के असम राज्य में प्रवेश करती है, जहां पर इसकी सहायक नदियां सुबान सीरी, जिया भरेली, धनुश्री और मानस इसमें विलय करती हैं। यहां से ब्रह्मपुत्र धुबरी शहर जो असम का है, तो धुबरी शहर से यह मुड़कर गोलपारा जो असम का ही एक जिला है, वहां उसके पास से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। असम का एक जिला है गोलपारा। कौन सा जिला है? गोलपारा। तो गोलपारा के निकट से यह बांग्लादेश देश में प्रवेश कर जाती है। और जब ये गोलपारा के निकट बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तब इसका एक और अन्य चौथा नाम रखा जाता है, वह है जमुना। जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो जमुना इसे कहा जाता है। इससे पूर्व तिब्बत में से सांगपो, जब यह भारत में अरुणाचल प्रदेश के समीप प्रवेश करती है तब इसका नाम दिहांग, और जब इसमें दिबांग और लोहित जब दोनों मिलती हैं उस समय इसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र, और जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसका नाम होता है जमुना। और यहां पर ये तीस्ता आदि अन्य नदियों का इसमें जब मिलन या विलय होता है तो पद्मा गंगा में जाकर मिल जाती है। तब इसका किस में विलय होता है? पद्मा या गंगा में विलय होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मेघना की मुख्य धारा बराक नदी का उद्गम भी मणिपुर की पहाड़ियों से होता है। जो मेघना नदी है, ठीक है ना, उसकी एक मुख्य धारा या सहायक नदी है बराक नदी। कौन सी नदी है? बराक नदी। इसका उद्गम मणिपुर की पहाड़ियों से होता है। और मेघना मूल नाम किसका है? गंगा का नाम। किसका नाम है? गंगा का। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित जलमार्ग का निर्माण करती है। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी जब प्रवेश करती है तो इस दौरान यह छोटे छोटे द्वीपीय टापुओं का निर्माण करती है, और वहां पर गुम्फित जलमार्ग, गुफायुक्त जलमार्ग का निर्माण करते हुए जब आगे बढ़ती है तो इसमें नदी द्वीपों का निर्माण शुरू हो जाता है। इसमें विभिन्न नदी द्वीप बनते हैं। तो दोस्तों, असम घाटी में जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह एक गुम्फित जलमार्ग का निर्माण करती है। कैसे जलमार्ग का निर्माण करती है? गुम्फित जलमार्ग का, यानी कि यह विभिन्न गुफाओं, कंदराओं से होकर बहती है।
इस दौरान जब गुम्फित जलमार्ग का निर्माण करती है तो अपनी राह में, अपने रास्ते में विभिन्न छोटे छोटे द्वीपों या टापुओं का निर्माण करती है। और इन्हीं छोटे छोटे द्वीपों और टापुओं में से एक नदी द्वीप जिसका नाम बहुत इतिहास में प्रसिद्ध है, वह है माजुली। तो माजुली नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में ही स्थित है और इसी माजुली द्वीप को सन 2016 में भारत सरकार के द्वारा द्वीपीय जिला घोषित किया गया था। तो असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित जलमार्ग का निर्माण करती है और यही गुम्फित जलमार्गों में एक माजुली नदी द्वीप स्थित है जिसे भारत सरकार के द्वारा द्वीपीय जिला 2016 में घोषित किया गया। तो दोस्तों ये था ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो इस प्रकार से हमने अभी तक पढ़ा है हिमालयी नदी तंत्र के बारे में, जिसमें सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र, फिर गंगा नदी तंत्र और फिर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसकी प्रमुख सहायक नदियां, जलमार्ग, रास्ते किस प्रकार से अपने रास्ते में विभिन्न परियोजनाओं को और विभिन्न प्रकार से विभिन्न संसाधनों और तत्वों के सहारे ये आगे बढ़ती हैं, इन सबका अध्ययन किया है। अब हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली प्रमुख नदियां। हिमालयी नदी तंत्र के अतिरिक्त वे नदियां जो प्रायद्वीपीय पठार से भारत में निकलती हैं और जो विभिन्न रास्तों से या जलमार्ग का निर्माण करती हुई अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों को मूल रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो वे नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं, एक वे नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो इसके भी दो भाग हैं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के, एक तो अरब सागरीय तंत्र और दूसरा बंगाल की खाड़ी का तंत्र। तो प्रायद्वीपीय भारत की सामान्य जानकारी ले लेते हैं। इसमें बहने वाली सामान्यतः नदियां चौड़ी, संतुलित और उथली घाटियों से प्रभावित होती हैं, यानी कि ये कम गहरी होती हैं और घाटियों से इनका प्रचालन होता है। ग्रीष्म ऋतु में इन नदियों में जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, इनमें जल की मात्रा कम होती है। ये पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं और इनका मुख्य जल विभाजक पश्चिमी घाट है। दोस्तों पश्चिमी घाट आप जानते ही हैं कि ये गुजरात के गिर जिले से शुरू होकर सौराष्ट्र तट, कोंकण तट और मालाबार तट, केरल, तमिलनाडु के अंतिम छोर तक जाता है। तो ऐसे में इसको पश्चिमी घाट कहा जाता है, जो पश्चिम भारत के अरब सागर के तटों के सहारे स्थित है। और यह इस प्रायद्वीपीय भारत के नदी तंत्र को विभाजित करने वाला वृहद जल निर्धारक के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीपीय नर्मदा और ताप्ती नदियां सामान्यतः अपने बहाव के विपरीत पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं और ये भ्रंश घाटियों से प्रवाहित होती हैं। और इन प्रायद्वीपीय नदियों का जो स्वरूप है वह मूल रूप से मौसमी है। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि दो प्रमुख नदियां नर्मदा और ताप्ती, ये दो ऐसी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं जिनका उद्गम विंध्याचल और सतपुड़ा जो पहाड़ियां हैं उनके मध्य से भ्रंश द्रोणियों में से बहकर होता है। और ये नदियां फिर आगे जाकर बंगाल की खाड़ी के बजाय अरब सागर में गिरती हैं, यानी कि ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। और मूल रूप से प्रायद्वीपीय भारत की ऐसे नदियां जो हैं जो मौसमी हैं, जो मानसून के ऊपर आधारित होती हैं। दोस्तों इन नदियों का सामान्यतः मार्ग सीधा होता है और उथला यानी कि कम गहरा होता है। उसकी गहराई कैसी होती है? कम होती है। इस नदी तंत्र को, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला वे नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और दूसरा वे नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियां। इसमें पहली नदी है स्वर्ण रेखा नदी, सोने की रेखा वाली नदी। यह नदी जैसा कि इसके नाम से ही विदित है, इसका मूल उद्गम जो स्थान है वह रांची शहर जो झारखंड का है, वहां से उसकी पहाड़ियों से होता है। यह उसके दक्षिण पश्चिमी पठार से उद्गम प्राप्त कर जमशेदपुर में प्रवाहित होती हुई झारखंड राज्य में से बालासोर उड़ीसा, बालासोर कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा या ओडिशा में स्थित है। वहां से यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है या बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्वर्ण रेखा नदी झारखंड की पहाड़ियों से या पठार से निकल करके बालासोर, जहां पर भारत का अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र भी स्थित है, वहां पर यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस स्वर्ण रेखा नदी का अपवाह बेसिन जो है वह मूल रूप से 3 राज्यों में फैला हुआ है। पहला झारखंड, दूसरा उड़ीसा और तीसरा पश्चिमी बंगाल। दूसरी नदी है ब्राह्मणी नदी। यह नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और यह रांची के समीप से इसका उद्गम प्राप्त करती है। फिर इसकी सहायक नदियों में कोयल और शंख का नाम लिया जा सकता है। नेक्स्ट रिवर है महानदी।
दोस्तों महानदी एक अनुवर्ती नदी है। कैसी नदी है? अनुवर्ती नदी है। और यह छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले से सिंघावा श्रेणियों के निकट अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक की श्रेणियों से यह छत्तीसगढ़ राज्य से निकलती है। कौन से राज्य से निकलती है? छत्तीसगढ़ राज्य से निकलती है। और ये फिर दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। कौन सी खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है? बंगाल की खाड़ी में। तो महानदी जो है वह छत्तीसगढ़ राज्य से अमरकंटक श्रेणियों से निकलती हुई यह बंगाल की खाड़ी में डेल्टा निर्माण करती है। इसकी सहायक नदियों में शिवनाथ, हंसदेव, मूंड, जोंक और तेल जैसी सहायक नदियों का नाम लिया जा सकता है। इस महानदी पर ही हीराकुंड बांध परियोजना और टीकरापारा बांध परियोजना, जो कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं, इनका निर्माण किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत की वह कौन सी नदी है जिस पर हीराकुंड बांध परियोजना व टीकरापारा जैसी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का निर्माण किया गया है? तो उत्तर होगा महानदी। नेक्स्ट नदी है गोदावरी नदी, जो दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार की प्रमुख नदी है। यह भारत की दक्षिणी प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है। यानी कि प्रायद्वीपीय पठार की भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। इस नदी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। कितनी है? 1465 किलोमीटर। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इसका जल प्रवाह क्षेत्र 3,13,812 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। बात करें इसके विभाजन की, तो गोदावरी नदी का लगभग 44% भाग महाराष्ट्र में, 23% भाग आंध्र प्रदेश में और 20% भाग मध्य प्रदेश में प्रवाहित होता है। इस नदी का उद्गम, गोदावरी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट में त्र्यंबकेश्वर से होता है। कहां से होता है? त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र में पहाड़ियों से होता है। गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियों में प्राणहिता, पूर्णा, पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती और मंजिरा का नाम लिया जा सकता है। मान लीजिए आपसे 20 शब्दों में सवाल किया जाए और आपको यह लिख के दे दिया जाए कि पेनगंगा, वेनगंगा। अब आप इसका जब उत्तर लिखेंगे तो यह लिखेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत की सर्वाधिक लंबी वह त्र्यंबकेश्वर से निकलने वाली गोदावरी दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाने जाने वाली नदी की प्रमुख सहायक नदियां वेनगंगा और पेनगंगा है। नेक्स्ट नदी है भाई कृष्णा नदी। यह नदी दक्षिणी भारत की नदी है जिसको कि हम प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कहेंगे। यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम स्थल पश्चिमी घाट से ही होता है। लेकिन गोदावरी नदी के विपरीत त्र्यंबकेश्वर से न निकल करके यह महाबलेश्वर से उद्गम प्राप्त करती है, जहां से इसका जन्म होता है। इसके भाग की बात करें तो 29% भाग इसका आंध्र प्रदेश में, 27 महाराष्ट्र में और सर्वाधिक भाग कृष्णा नदी का जो है वह कर्नाटक में 44% है। कितना है? 44%। कोयना, यरला, भीमा, तुंगभद्रा और मूसी इसकी अन्य प्रमुख सहायक नदियां हैं और तुंगभद्रा की एक अन्य सहायक नदी हगरी है। कृष्णा नदी जल विद्युत परियोजनाओं की दृष्टि से दक्षिण भारत में काफी प्रसिद्ध है या बहुत उपयोगी है। दक्षिण भारत में जल विद्युत उत्पादन में अगर योगदान की बात करें तो कृष्णा नदी का नाम अग्रगणनीय है। नेक्स्ट नदी है भाई कावेरी नदी, जो कि मूल रूप से तमिलनाडु में अपना ज्यादा योगदान देती है। इस नदी का उद्गम कर्नाटक के कोडागु जिले से होता है। कर्नाटक के कौन से जिले से होता है? कोडागु जिले से होता है। तो कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागु से जन्म लेती है और यह मैसूर के पठार की दक्षिण भाग में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। तो कावेरी नदी का उद्गम कोडागु जिले, मैसूर के पठार और ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां, कौन सी पहाड़ियों से होता है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से इसका जन्म होता है। यह कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में प्रवाहित होती है। सबसे पहले कर्नाटक में, इसके बाद में तमिलनाडु राज्यों में प्रवाहित होती है। फिर कावेरी पत्तनम, जो एक भारत का प्रमुख बंदरगाह है तमिलनाडु राज्य में, तो कावेरी पत्तनम के निकट यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी पत्तनम नामक बंदरगाह के निकट कहां पे गिर जाती है? ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बात करें कावेरी नदी के अपवाह क्षेत्र की, तो केरल में यह 3% केवल, कर्नाटक में 41% व तमिलनाडु में 56% भाग पर अपवाहित होती है। यानी कि मूल रूप से कहा जाए तो कावेरी नदी तमिलनाडु को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है और यह तमिलनाडु की प्रमुख नदी भी जानी जाती है। कावेरी नदी की सहायक नदियों में हेमावती, लोकपावनी, शिमसा,
भवानी और अमरावती का नाम लिया जा सकता है। ये इसकी सहायक नदियां हैं। बहुत इतिहास प्रसिद्ध है शिव समुद्रम गरसोप्पा जलप्रपात। गरसोप्पा शिव समुद्रम वाटरफॉल जो है उसका निर्माण भी कावेरी नदी करती है। तो अब सवाल प्रीलिम्स के लिहाज से पूछा जा सकता है कि शिव समुद्रम या गरसोप्पा जलप्रपात भारत की किस नदी पर बना हुआ है, तो वह नदी है कावेरी नदी। इसे दक्षिण भारत की पवित्रतम नदी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। यह दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है। यह दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है। दक्षिण भारत की क्या जानी जाती है? गंगा के नाम से भी जानी जाती है। दोस्तों, कावेरी को दक्षिण की गंगा, दक्षिण भारत का चावल का कटोरा भी कहते हैं, क्योंकि तमिलनाडु राज्य में जब यह अपना 50% से ज़्यादा जब जल प्रदान करती है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर चावल या धान की खेती बहुतायत से की जाती है। चावल अथवा धान की खेती वहाँ पर खूब की जाती है। तो ऐसी स्थिति में इसे दक्षिण भारत का धान या चावल का कटोरा भी कहते हैं। मैसूर कर्नाटक राज्य में कृष्णा सागर जलाशय का निर्माण इसी नदी पर हुआ है। कौन सी नदी पे हुआ है? कावेरी नदी पर। तो कृष्णा सागर जलाशय का निर्माण कृष्णा नदी पर नहीं है, कावेरी नदी पर है, यह ध्यान रखना है। यह नदी श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम द्वीप से होकर बहती है। दो प्रमुख द्वीप हैं, श्रीरंगपट्टनम आंध्र प्रदेश और शिव समुद्रम कर्नाटक आंध्र प्रदेश की सीमा पर। इन दोनों द्वीपों से होकर यह नदी बहती है और इसी स्थान पर इस पर होगनेकल जलप्रपात बनाया गया है या स्वतः निर्मित है। होगनेकल जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है भाई पेन्नार नदी। यह नदी कर्नाटक के कोलार जिले में नंदीदुर्ग की पहाड़ियों से जन्म लेती है। पेन्नार नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नंदीदुर्ग की पहाड़ियों से। कौन सी पहाड़ियों से होता है? नंदीदुर्ग की पहाड़ियों से पेन्नार नदी का जन्म होता है। कौन सी नदी का जन्म होता है? पेन्नार नदी का जन्म नंदीदुर्ग की पहाड़ियों से होता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में जयमंगला, चित्रावती और चेय्यार का नाम लिया जा सकता है। दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप की एक महत्वपूर्ण नदी आ रही है, वैगई नदी। इसके बारे में पढ़ते हैं। वैगई जो नदी है यह तमिलनाडु के मदुरई जिले से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मदुरई जिले से। और मदुरई जिले में स्थित है वर्षानद की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? वर्षानद की पहाड़ी। वहां से निकलकर यह मदुरई और रामनाथपुरम से बहती हुई फिर ये पाक की खाड़ी या पाक जल डमरू मध्य में गिर जाती है। पाक जल डमरू मध्य में गिरती है। तो वैगई नदी जो तमिलनाडु की एक प्रमुख नदी है, जो कि दक्षिण भारतीय प्रायद्वीपीय नदी तंत्र का एक प्रमुख हिस्सा है, यह मदुरई और रामनाथपुरम वर्षानद की पहाड़ियों से निकलकर इन जिलों में बहती हुई किस में गिर जाती है? पाक की खाड़ी में। और मदुरई जो नगर है वह इसी नदी पर स्थित है। मदुरई नगर कौन सी नदी पर स्थित है? वैगई नदी पर बसा हुआ है। बात करते हैं ताम्रपर्णी नदी की। यह नदी भी तमिलनाडु राज्य में स्थित है और तमिलनाडु राज्य के तिरुनेलवल्ली जिले की प्रमुख नदी के रूप में इसे जाना जाता है। ताम्रपर्णी नदी को तिरुवेनवल्ली जो जिला है तमिलनाडु का, उसकी एक प्रमुख नदी माना गया है। इस ताम्रवर्ती नदी का या ताम्रपर्णी नदी का जो उद्गम है वह दक्षिणी सह्याद्री में, आप जानते हैं उत्तरी सह्याद्री जो पश्चिमी घाट पर स्थित है, दक्षिणी सह्याद्री में अगस्त्य मलाई की पहाड़ियों से होता है और फिर ये मन्नार की खाड़ी में मिल जाती है। यानी कि ताम्रवर्णी या ताम्रपर्णी नदी का उद्गम अगस्त्य मलाई की पहाड़ियां दक्षिणी सह्याद्री से होता है और फिर ये मन्नार की खाड़ी में मिल जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार की प्रमुख नदियों को हमने आपको बताया है। अब हम उन नदियों की चर्चा करेंगे जो नदियां अरब सागरीय तंत्र का हिस्सा हैं या प्रायद्वीपीय पठार की नदियों में अरब सागरीय नदी तंत्र का हिस्सा है। तो पहली नदी है नर्मदा। कौन सी नदी है? नर्मदा। दोस्तों इस नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में मैकाल की पर्वत श्रेणियों से अमरकंटक के पठार से होता है। तो नर्मदा नदी जहां से निकलती है वह स्थान है मैकाल पर्वत। कौन सा पर्वत है? मैकाल पर्वत। और मैकाल पर्वत में भी अमरकंटक का पठार स्थित है। कौन सा पठार स्थित है? अमरकंटक का पठार। वहां से इस नर्मदा नदी का उद्गम होता है और यह नर्मदा नदी ताप्ती के साथ में समानांतर विंध्याचल और सतपुड़ा की पर्वत श्रेणियों के मध्य से भृंश द्रोणी में से बहती हुई अरब सागर में गिरती है। इसका अपवाह क्षेत्र 98,795 वर्ग किलोमीटर है और ये कुल 1312 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होती है।
इसका सर्वाधिक प्रतिशत भाग 87% भाग जो है मध्य प्रदेश में बहता है, वहीं 11.5% गुजरात में और 1.5% महाराष्ट्र में यह प्रवाहित होती है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। दोस्तों, नर्मदा जो नदी है, यह अरब सागर में जितनी नदियां गिरती हैं उन नदियों में प्रायद्वीपीय भारत की यह सबसे लंबी नदी है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की जितनी लंबी नदियां हैं उनमें सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? वह नर्मदा नदी है। उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणियों की भृंश घाटियों के मध्य से इसका प्रवाह या अपवहन होता है, जो मैंने अभी आपको बताया था। यह नर्मदा नदी जबलपुर के निकट भेड़ाघाट का जो पहाड़ियां हैं उनमें संगमरमर की चट्टानों में भव्य कंदराओं का निर्माण, नयनाभिराम दृश्य का निर्माण करती है और वहां पर कपिल धारा जलप्रपात या धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। तो नर्मदा नदी पर भेड़ाघाट के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण नर्मदा नदी के द्वारा किया जाता है, जिसका उपनाम कपिल धारा जलप्रपात भी है। कौन सा जलप्रपात है? कपिल धारा जलप्रपात। यह ज्वार नदमुख यानी कि एस्चुअरी का निर्माण भी करती है। नर्मदा नदी किसका निर्माण करती है? ज्वार नदमुख या एस्चुअरी का निर्माण भी करती है। और एस्चुअरी का निर्माण करते हुए, नदी डेल्टा का निर्माण करते हुए, नदीमुख डेल्टा का निर्माण करते हुए यह अरब सागर में खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। किस में गिर जाती है? खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इस नर्मदा नदी की सहायक नदियों की बात करें तो तवा, बरनेर, दूधी, हिरन और माचक इसकी अन्य सहायक नदियां हैं। दूसरी नदी है भाई ताप्ती नदी। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। दोस्तों, यह भी एक ऐसी नदी है जो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से भृंश द्रोणियों में से अपवाहित होती है। यह मूल रूप से मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से सतपुड़ा की पहाड़ियों से जन्म लेती है। यानी कि आप कहें कि ताप्ती नदी का उद्गम किस जिले से होता है, तो मध्य प्रदेश का है बैतूल जिला। वहां पर सतपुड़ा की पहाड़ियों से, कौन सी पहाड़ियों से? सतपुड़ा पहाड़ी से इसका जन्म होता है ताप्ती नदी का। यह 724 किलोमीटर की लंबाई तय करके खंबात की खाड़ी में ठीक नर्मदा नदी की भांति गिरती है, जो सतपुड़ा और अजंता पर्वतों के मध्य भृंश घाटियों के मध्य प्रवाहित होती है। यह ताप्ती नदी सतपुड़ा और अजंता की गुफाओं के मध्य भृंश द्रोणियों में से होकर यह प्रवाहित होती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी है पूर्णा नदी। कौन सी नदी है? पूर्णा नदी। और इस नदी के किनारे, ताप्ती नदी के किनारे, गुजरात का प्रसिद्ध शहर बसा हुआ है जिसका नाम है सूरत। कौन सा? सूरत शहर इस पे बसा हुआ है। इसी ताप्ती नदी पर एक प्रमुख जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है, उकाई जल विद्युत परियोजना। उकाई जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी पर बनाया गया है? ताप्ती नदी पर। तो दोस्तों, ये थी अरब सागरीय तंत्र की दूसरी प्रमुख नदी ताप्ती नदी, जो बैतूल मध्य प्रदेश के सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट है भाई साबरमती नदी। कौन सी नदी? साबरमती। दोस्तों, इस नदी की कुल लंबाई 320 किलोमीटर है और यह राजस्थान के उदयपुर जिले की पहाड़ियों से निकलती है और फिर यह खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। इसके किनारे अहमदाबाद शहर बसा हुआ है। यानी कि जो साबरमती नदी है उसके तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है? अहमदाबाद शहर बसा हुआ है। नेक्स्ट है माही नदी। दोस्तों, माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत से होता है। यह विंध्याचल की श्रेणियों से निकलती है। माही नदी विंध्याचल श्रेणियों से इसका उद्गम होता है, विंध्याचल की श्रेणियों से इसका जन्म होता है और इसका प्रमुख उद्गम स्थान है मध्य प्रदेश का धार जिला। कौन सा जिला है? धार जिला। वहां से माही नदी जन्म लेती है। इसकी कुल लंबाई 553 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश के माही जो नदी निकलती है, इसकी कुल लंबाई 553 किलोमीटर है। इसके बाद में यह माही नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है। कौन सी खाड़ी में गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिरती है। माही नदी के अपवाह क्षेत्र की बात की जाए तो यह कुल 34,842 वर्ग किलोमीटर लंबे अपवाह क्षेत्र में बहती है। यह नदी मूल रूप से 3 राज्यों की प्रमुख नदी कहलाती है, जिनमें राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश का नाम लिया जाता है। माही नदी की सहायक नदियों में हम सोम और जाखम का नाम ले सकते हैं, जो राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले से निकलकर इसमें मिलती हैं। नेक्स्ट है भाई लूनी नदी। दोस्तों, लूनी नदी एक मरुस्थलीय नदी है। इसका उद्गम अजमेर की नाग पहाड़ियों से होता है। यह लगभग 320 किलोमीटर लंबी नदी है।
जो कच्छ के रन में जाकर विलुप्त हो जाती है, क्योंकि मरुस्थलीय नदी होने के कारण इसमें पानी जो है वह कच्छ के रन तक पहुंचते पहुंचते सूख जाता है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इनमें प्रमुख रूप से सरस्वती, जवाई, लीलड़ी, मीठड़ी और सूकड़ी का नाम लिया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये इसकी अन्य सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है घग्गर नदी। दोस्तों, अरब सागरीय तंत्र की एक और अन्य प्रमुख नदी है घग्गर नदी। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश में शिमला के निकट से होता है। कहाँ से होता है? हिमाचल प्रदेश में शिमला के निकट से होता है। यह शिमला से शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं वहां से जन्म लेती है और लगभग 465 किलोमीटर लंबाई में बहती हुई अंबाला, पटियाला और हिसार जिले जो हैं पंजाब और हरियाणा के, उनसे बहती हुई राजस्थान के गंगानगर से यहाँ पर प्रवेश करती है। राजस्थान में जब ये प्रवेश करती है तो गंगानगर जिले से प्रवेश करती है, लेकिन इसके बाद में इसमें जो जल की मात्रा है वह मरुस्थल में प्रवेश करते समय यहाँ तक लगभग खत्म हो जाती है। तो भटनेर हनुमानगढ़ में आकर यह है लुप्त प्राय सी दिखाई देती है। यानी कि भटनेर हनुमानगढ़ का एक स्थान है जहाँ पर ये खत्म हो जाती है। तो ये थी घग्गर नदी, जो भारत की अंतः प्रवाही नदियों में से एक है। इसके बाद में दोस्तों, हम चूंकि आप पढ़ चुके हैं अरब सागरीय तंत्र की प्रमुख नदियों के बारे में, तो दोस्तों ये नदी तंत्र था जो भारत का, जो दो भागों में मूल रूप से बांटा जा सकता है। पहला नदी तंत्र जो हिमालयी नदी तंत्र है, दूसरा अफवाह तंत्र है जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय नदी तंत्र या अफवाह तंत्र है। इनके अलग अलग नदी तंत्रों का हमने अध्ययन किया है। हिमालयी नदी तंत्र में हमने मूल रूप से सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का अध्ययन किया है। वहीं दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय पठार की जो प्रमुख नदियां हैं उनमें हमने दो नदी तंत्रों का अध्ययन किया है, एक अरब सागरीय नदी तंत्र और दूसरा है कौन सा? बंगाल की खाड़ी का नदी तंत्र। इसके बाद में दोस्तों हम शुरुआत करेंगे भारत की प्रमुख झीलों के बारे में पढ़ने की। दोस्तों, भारत की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं इसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं। भारत की प्रमुख व अधिकांश झीलें पर्वतीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। यानी कि भारत की जो प्रमुख झीलें हैं इनका मूल भाग जो है वह पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलता है। कहाँ पे देखने को मिलता है? पर्वतीय क्षेत्रों में। यानी कि भारत की जो अधिकांश झीलें हैं वह पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। मैदानी भागों में इनकी कमी देखने को मिलती है। अब हम जानेंगे झीलों के प्रकार कि झीलें कितने प्रकार की होती हैं। दोस्तों, दो प्रकार की झीलें मूल रूप से होती हैं। एक तो वे झीलें जो विवर्तनिक झीलें होती हैं और दूसरी वे झीलें जिनका जन्म ज्वालामुखी से होता है। किससे होता है? ज्वालामुखी से। तो दो प्रकार की झीलें हो सकती हैं। एक तो पृथ्वी के भू संचलन के कारण, विवर्तन के कारण जो जन्म लेती हैं, जो गहरे खड्ड बन जाते हैं, जो झीलों का रूप अख्तियार कर लेती हैं। और दूसरी वे झीलें होती हैं जो ज्वालामुखी के उद्गार से उत्पन्न लावा जो होता है और फिर उसके क्रेटर के बाद में जब लावा फैलता है तो कहीं पर गहरे खड्ड होते हैं, कहीं पर उसके लावा के ठंडे होने से गहरे गार्ज बन जाते हैं जिनमें झीलों का निर्माण हो जाता है। तो दो प्रकार की झीलों को हम जानने का प्रयास करेंगे। नंबर एक है विवर्तनिक झील। इनका निर्माण कैसे होता है? दोस्तों, जानते हैं कि पृथ्वी के बड़े भाग के धंसने से, यानी कि पृथ्वी का एक बहुत बड़ा भाग होता है, जब उसकी परतों में जब संचलन होता है तो वो नीचे की ओर धंस जाता है, गहरे खड्ड बन जाते हैं। या फिर ऊपर उठने से, दो इसकी प्रक्रिया होती है, या तो जमीन नीचे धंसती है या फिर ऊपर उठती है। जहां पर जमीन ऊपर उठती है तो उनके बीच में जो जगह रह जाती है वहां पर गहरा जो भाग होता है वह झील का रूप बना लेता है। इसी प्रकार की एक नदी है, माफ कीजिएगा, झील है जो है कश्मीर की वुलर झील। कश्मीर में जो वुलर झील है जो पश्चिमी कश्मीर के अंदर स्थित है, यह जमीन के उठने से निर्मित हुई है। यानी कि जो पर्वतीय क्षेत्र में हिमालय पर्वत श्रृंखला में वुलर झील स्थित है वह वहां की जमीन के उठने से बीच में जो जगह रह गई उसमें झील का निर्माण हुआ है। वुलर झील की बात करें तो यह भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगर कहें कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है तो आप नाम लेंगे कौन सी झील का? वुलर झील का। दोस्तों, इसी वुलर झील पर तुलबुल बांध परियोजना का निर्माण जम्मू कश्मीर राज्य में किया गया है, जो वर्तमान में यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो तुलबुल बांध परियोजना का निर्माण कौन सी झील पे किया गया है? वुलर झील पे किया गया है। यह गोखुर उपनाम से भी जानी जाती है। वुलर झील जो है इसको जो जमीन के उठने से निर्मित हुई है, इसका जो उपनाम दिया गया है वह गोखुर दिया गया है, यानी कि गाय के खुर से जन्म लेने वाली झील। पहला हमने विवर्तनिक झीलों के बारे में बताया है कि जो जमीन के धंसने या उठने से निर्मित होती है। यह सवाल आपके मुख्य परीक्षा में 50 शब्दों में आपसे किया जा सकता है। दूसरा जो झीलें होती हैं वे होती हैं ज्वालामुखी झीलें।
इन झीलों का निर्माण, जैसा कि मैंने आपको ब्रीफ में संक्षिप्त में बताया है, कि जब ज्वालामुखी जमीन के नीचे से प्रस्फुटित होता है तो जहां जहां लावा जाता है उस क्षेत्र में कहीं पर ऊंचे नीचे भाग बन जाते हैं, और उन खड्डों के अंदर जब पानी एकत्रित हो जाता है तो झील का रूप बना लेता है। ऐसी झील का उदाहरण है महाराष्ट्र के बुल्ढाना की लोनार झील। महाराष्ट्र के बुल्ढाना नामक स्थान पर है एक प्रमुख झील लोनार झील। कौन सी झील है? लोनार झील। तो जो लोनार झील है ये क्रेटर झील है। कैसी झील है? क्रेटर झील है, यानी कि ये लावा निर्मित झील है। इसके बाद में दोस्तों हम जानेंगे लैगून झीलों के बारे में, जिनको अनूप नाम दिया जाता है। इनका उपनाम क्या है? अनूप नाम होता है, जो कि लैगून झीलें होती हैं। ये मूल रूप से खारे पानी की झीलें होती हैं। जो लैगून झीलें होती हैं ये मूल रूप से खारे पानी की झीलें होती हैं जो समुद्र के किनारे स्थित होती हैं। इनमें से एक झील है चिल्का झील, जो उड़ीसा में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। सवाल यह बनता है कि भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो चिल्का झील ओडिशा में स्थित है। यह ओडिशा के पुरी जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? पुरी जिले में। यह खारे पानी की झील है। दूसरी है पुलिकट झील, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। पुलिकट झील कौन से दो राज्यों में स्थित है? एक तो आंध्र प्रदेश और दूसरा तमिलनाडु। इसी प्रकार से अष्टमुडी झील केरल में, कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश में। यह भी लैगून झीलों के प्रकार हैं जिनका निर्माण कटे फटे तटों के अंदर या बाहर होने की स्थिति में होता है, जो खारे पानी से अपना संबंध रखती है। इसी प्रकार से राजस्थान की एक प्रसिद्ध लैगून खारे पानी की झील है सांबर झील। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय झील है। यह लैगून झील नहीं होकर के कैसी झील है? अंतःस्थलीय झील है, जिसके चारों ओर स्थल है, यानी कि चारों ओर जमीन है। केरल की लैगून झीलों को वहां के स्थानीय बोलचाल में कयाल कहा जाता है। क्या नाम दिया जाता है उसको? कयाल कहा जाता है। केरल में खारे पानी की झीलों को क्या कहते हैं? कयाल। अब हम बात करेंगे भारतवर्ष की हिमानी झीलों की, यानी कि एक ऐसी झीलें जो हिमनद अथवा ग्लेशियर से उत्पन्न हुई हैं। इसमें कुमायूं हिमालय की कुछ प्रमुख झीलों का नाम लिया जा सकता है, जो उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। इनमें राकसताल, नैनीताल, भीमताल और रूपकुंड का नाम लिया जा सकता है, जिसका उपनाम कंकाल है। इसी प्रकार से कुछ ऐसी झीलें हैं जो वायु निर्मित हैं, जिनका तेज प्रवाह पर चलने वाली वायु अथवा झंझावातों से निर्माण हुआ है। ऐसी झीलों में हम राजस्थान की सांभर की झील, डीडवाना, पंचभद्रा और लूनकरनसर बीकानेर का नाम ले सकते हैं। ये सभी झीलें जो वायु निर्मित झीलें होती हैं, ये लवण का या नमक का उत्पादन करती हैं। ये लवण या नमकीन झीलें होती हैं और यहाँ से नमक का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसी प्रकार से कुछ ऐसी झीलें होती हैं जो कृत्रिम झीलें होती हैं। कृत्रिम झीलें वे होती हैं जिनको मानव के द्वारा बनाया जाता है, यानी कि ये मानव निर्मित झीलें होती हैं। ये मरुभूमियों अथवा मैदानों में बनाई जाती हैं, और इनको बनाने का जो उद्देश्य होता है, जो मानव निर्मित या कृत्रिम झीलें होती हैं, इनके दो उद्देश्य होते हैं। एक तो पेयजल आपूर्ति, एक तो पेयजल की आपूर्ति करने के लिए, और दूसरा सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था के लिए इनका निर्माण किया जाता है। कृत्रिम झीलों की बात करें तो पहली झील है उकाई झील, जो गुजरात में ताप्ती नदी पर बनाई गई है। जो उकाई जल विद्युत परियोजना है वह ताप्ती नदी पर बनाई गई है। उसी प्रकार से उकाई झील का निर्माण भी ताप्ती नदी पर गुजरात में किया गया है, जो एक कृत्रिम झील है। ठीक इसी प्रकार से एक गोविंद सागर झील है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसी प्रकार से कोडाई कनाल कृत्रिम झील है जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। दोस्तों, झीलों से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट्स या तथ्यों की हम बात करें तो एक झील परियोजना आई थी, भारत सरकार के द्वारा अस्तित्व में लाई गई थी, जिसका नाम था राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना। कौन सा प्रोजेक्ट था? राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना या नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। यह केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जून 2001 में क्रियान्वित की गई थी। यह परियोजना भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा 2001 में लाई गई थी, जिसका मूल उद्देश्य था भारतवर्ष के 14 राज्यों की कुल 58 झीलों का संरक्षण का कार्य करना, उनमें साफ सफाई, स्वच्छता और जलीय जीवों का संरक्षण करना। इसमें ऊटी और भीमताल भी नामित थी। इसमें दो प्रमुख जो झीलें थी उनको नामित किया गया था। केंद्रीय झील संरक्षण परियोजना, राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना में उसमें ऊटी और भीमताल, जो कि उत्तराखंड की प्रमुख ताल है या झील है, उसको सम्मिलित किया गया था। दूसरा हम पढ़ते हैं पेरियार झील के बारे में। पेरियार झील कैसी झील है? प्रिय विद्यार्थियों, पेरियार झील एक कृत्रिम झील है जिसको मानव ने बनाया है, और इसका विस्तार लगभग 55 वर्ग किलोमीटर में, यानी कि काफी लंबी चौड़ी झील है पेरियार झील।
इस झील से वैगई नदी को जल की प्राप्ति होती है और जो वैगई नदी है वह तमिलनाडु की एक प्रमुख नदी है। कहाँ की प्रमुख नदी है? तमिलनाडु की प्रमुख नदी है। इससे जो जलापूर्ति होती है वह पेरियार नदी को होती है। पेरियार झील से पेरियार नदी और वैगई दो प्रमुख नदियों को जल की आपूर्ति की जाती है। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर। यह आंध्र प्रदेश में एक प्रमुख परियोजना है। नागार्जुन सागर परियोजना जो है वह आंध्र प्रदेश की एक प्रमुख परियोजना है जो कृष्णा नदी पर निर्मित की गई है। यह परियोजना कौन सी नदी पर निर्मित की गई है? कृष्णा नदी पर निर्मित की गई है। नागार्जुन सागर परियोजना के साथ निजाम सागर आंध्र प्रदेश में स्थित है जो मंजरा नदी पर स्थित है। इसी प्रकार से तुंगभद्रा नदी पर कर्नाटक में तुंगभद्रा बांध का निर्माण किया गया है। कौन से बांध का निर्माण किया गया है? तुंगभद्रा बांध का निर्माण कर्नाटक राज्य में किया गया है। दोस्तों इसके बाद में आती है गोविंद वल्लभ पंत सागर। गोविंद वल्लभ पंत सागर जो झील है या सागर है वह छत्तीसगढ़ व उत्तर प्रदेश में सोन नदी की सहायक नदी रिहंद पर निर्मित की गई है। तो रिहंद बांध परियोजना का नाम आपने सुना होगा। रिहंद बांध परियोजना उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख परियोजना है और यह रिहंद नदी के ऊपर बनाई गई है। रिहंद जो नदी है वह सोन की सहायक नदी है और इसी पर स्थित है गोविंद वल्लभ पंत सागर। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। यह झील कौन सी नदी पर स्थित है? आपको बताया है रिहंद नदी पर स्थित है। इसके बाद में हम बात करते हैं पुलिकट बांध या पुलिकट झील का। तो दोस्तों यह पुलिकट बांध अथवा झील दो प्रमुख राज्यों की सीमाओं के मध्य स्थित है। पहला है आंध्र प्रदेश और दूसरा है तमिलनाडु, जिसका लगभग 84% भाग आंध्र प्रदेश में और 16% भाग तमिलनाडु में स्थित है। इन दोनों की सीमा पर स्थित यह झील लगभग 350 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत एक लैगून या खारे पानी की झील है। तो पुलिकट झील जो है यह खारे पानी की झील है जो मूल रूप से एक लैगून झील के रूप में जानी जाती है। यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा बनाती है। इसमें गिरने वाली प्रमुख नदियों का अगर नाम लें कि पुलिकट झील को किन किन नदियों से जल की पूर्ति या प्राप्ति होती है तो उनमें अरणी, कलंगी और स्वर्णमुखी का नाम लिया जाता है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और भी इसके बारे में है विद्यार्थियों, वह यह है कि इसी बांध या नदी पर या इसी झील पर सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है जो भारत का प्रमुख अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण केंद्र है और पश्चिमी हिस्से में बंकिमघम नहर इस पर बनाई गई है। यानी कि पुलिकट झील से इसके पश्चिमी हिस्से पर तेलंगाना के क्षेत्र में और तमिलनाडु दोनों राज्यों के तटवर्ती भागों में जो प्रमुख नहर निकाली गई है उसका नाम है बंकिमघम नहर। साथ ही साथ एक प्रमुख तथ्य यह है कि इस पेरियार झील के किनारे पर ही सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है भाई लोकटक झील। कौन सी झील है? लोकटक झील। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। यह पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। कौन से भारत की? पूर्वोत्तर भारत की, यानी कि सबसे पूर्वी भारत की यह मीठे पानी की झील है जिसका नाम है लोकटक झील। और लोकटक झील कहां पे स्थित है? मणिपुर पे स्थित है। इस झील में केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क भी स्थित है। यह बड़ा विस्मयकारी तथ्य है कि केबुल लामजाओ एक तैरता हुआ पार्क जो मणिपुर की लोकटक झील में स्थित है। इस झील की खासियत यह है कि यह बहुउत्पादकता और जैव विविधता का भंडार है। यानी कि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी जो है वो बड़े पैमाने पर देखने को मिलती है कि इस झील में जैव विविधता का खजाना हमारे को प्राप्त होता है। और इसी झील के अंदर केबुल लामजाओ नामक एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क भी स्थित है। बड़ा सोचने में विचारणीय है कि तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कैसा होगा। इस झील को मणिपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है क्योंकि लोकटक झील चूंकि मीठे पानी की झील है, इसमें हम जानते हैं कि एल्काइन वाटर की उपलब्धता बहुत है क्योंकि पर्वतीय पानी का इसमें इकट्ठा होना तय होता है। इसलिए यह शुद्ध मीठे जल की आपूर्ति मणिपुर राज्य को करती है। नेक्स्ट है वेम्बनाड झील जो कि केरल में स्थित है। कहां पे स्थित है? केरल में। इस वेम्बनाड झील के अंदर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि वेलिंगटन द्वीप स्थित है। कौन सा द्वीप स्थित है? वेलिंगटन द्वीप की स्थिति इसमें मौजूद है। यह भारत की सबसे लंबी झील कही जा सकती है क्योंकि इसकी जो कुल लंबाई है वो लगभग 96.5 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर है? 96.5 किलोमीटर। एक बात इसमें और बताई गई आपको, वेम्बनाड झील जो है उसमें वेलिंगटन द्वीप स्थित है।
यह केरल के 3 जिलों की सीमा का निर्धारण करती है। जो केरल राज्य है, हालांकि दक्षिण भारत का एक छोटा राज्य है, लेकिन इसके जो 3 जिले हैं उनकी सीमा का निर्धारण करती है, जिनमें मूल रूप से कोट्टायम जिला, दूसरा अल्पुझा जिला और तीसरा एर्नाकुलम। इस प्रकार से 3 जिले इसके अंदर सम्मिलित हैं, जिनकी सीमा का निर्धारण यह करती है। इसकी प्रमुख नदियों की अगर हम बात करें तो केरल की इस वेम्बनाड झील के अंदर पेम्बा और पेरियार नदियां गिरती हैं। 2 प्रमुख नदियां इसके अंदर अवतरित होती हैं, एक तो पेम्बा है और दूसरी पेरियार है। इसी वेम्बनाड झील के पूर्वी तट पर कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। एक पक्षी अभ्यारण्य वेम्बनाड झील के पूर्वी तट पर बनाया गया है, जिसका नाम है कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य, और इसके उत्तरी तट पर कोच्चि बंदरगाह स्थित है। यानी कि यह मुख्य परीक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण झील का सवाल यहां से बन सकता है कि वेम्बनाड झील 50 शब्दों में आपसे पूछेगा तो आपको ये सारे फैक्ट उसमें डालने हैं। भारत का सबसे छोटा राजमार्ग 47A या नेशनल हाईवे नंबर 966B वेलिंगटन द्वीप पर ही बना हुआ है। यानी कि वेलिंगटन द्वीप के ऊपर घूमने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 966B बना हुआ है। बात करेंगे हम डल झील की। डल झील मानसबल, अनंतनाग, शेषनाग, बेरीनाग और नागिन ऐसी प्रमुख नदियों का समाहन अपने आप में करती है, जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। दोस्तों, कुछ अन्य प्रमुख झीलों के बारे में हम आपको बताएं तो उदय सागर, पिछोला, राजसमंद, जयसमंद ये राजस्थान की प्रमुख झीलें हैं। इनके बारे में आप विस्तृत रूप से राजस्थान का जब टॉपिक पढ़ाया जाएगा, राजस्थान का कला, संस्कृति और भूगोल पढ़ाई जाएगी, माफ कीजिएगा भूगोल जब पढ़ाया जाएगा तो उसके अंदर आप इनका अध्ययन कर सकेंगे। हुसैन सागर झील तेलंगाना हैदराबाद में स्थित है, जो सिकंदराबाद और हैदराबाद के मध्य बनाई गई है, स्थित है। और इस हुसैन सागर झील में जिस नदी का पानी गिरता है वह है मूसी नदी। इसके बाद में हम जानते हैं रूपकुंड झील। रूपकुंड जो झील है यह उत्तराखंड राज्य की प्रमुख झील है। कौन से राज्य की प्रमुख झील है? उत्तराखंड राज्य की। और यह उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? चमोली जिले में स्थित है। यह एक हिमानी झील है, अर्थात इसका जन्म ग्लेशियर से होता है। यानी कि इससे पानी की जो पूर्ति होती है वह ग्लेशियर से होती है। यह रूपकुंड एक रहस्यमयी झील है जिसमें बहुधा मानव कंकालों की उपस्थिति देखने को मिलती है, इसलिए इसको रहस्यमय झील कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर मानव को, जो मृत मानव होते हैं उनको डाल दिए जाते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि इसके अंदर रहस्यमय तरीके से मानव कंकालों की उपस्थिति देखने को पाई गई है। तो ये भारत की प्रमुख झीलें हैं। कुछ अन्य झीलों के बारे में भी हम आपको बता देते हैं, जैसे गुरु डोंगमर और चोलामू झील सिक्किम की प्रमुख झीलें हैं। इसी प्रकार से बेलांदूर और पंपा सरोवर हम्पी झील जो कर्नाटक में स्थित है। लोनार और पवई झील महाराष्ट्र की प्रमुख झीलें हैं। गोरेवाड़ा झील नागपुर, सलीम अली सरोवर झील औरंगाबाद महाराष्ट्र। इसी प्रकार से पाला झील मिजोरम, उमियम झील मेघालय शिलोंग में, नल या नारायण सरोवर झील गुजरात में, सूरजकुंड हरियाणा, चपनाला असम, अंचार झील श्रीनगर, ये प्रमुख भारत की अन्य झीलें हैं। बात करते हैं हम इनके सहारे कुछ अन्य तथ्यों की। तो स्टेनले जो जलप्रपात है वह दक्षिण भारत की जो नदी है तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जिसे दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी माना जाता है, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। स्टेनले जलप्रपात कावेरी नदी पर तमिलनाडु में बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट और प्रीलिम्स का फैक्ट है, इसको ध्यान रखें कि स्टेनले जलप्रपात कौन सी नदी पर है, तो जवाब होगा आपका कावेरी नदी। कौन सी नदी? कावेरी नदी। चोलहामू झील सिक्किम में स्थित है, यहीं से तीस्ता नदी का उद्गम होता है। और आप जानते हैं कि तीस्ता जो नदी है वह ब्रह्मपुत्र की एक प्रमुख सहायक नदी है, जो ब्रह्मपुत्र की एक क्या है? प्रमुख सहायक नदी है। इसके बाद में जानकारी लेते हैं रेणुका झील की, जो हिमाचल प्रदेश की एक प्रमुख झील है, जो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के अंदर ताजे पानी की झील मानी गई है। यहाँ चिड़ियाघर और लोयन सफारी पार्क भी बनाया गया है। रेणुका झील जो है वह हिमाचल प्रदेश में है और इसके किनारे एक चिड़ियाघर और लोयन सफारी भी निर्मित किया गया है। तो ये थी भारत की प्रमुख झीलें जिनके बारे में हमने आपको बताया है। अब हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख जलप्रपात। क्या पढ़ेंगे? भारत के प्रमुख जलप्रपात। तो पहला है जोग या गरसोपा जलप्रपात, या जिसका दूसरा नाम है महात्मा गांधी वाटरफॉल, महात्मा गांधी जलप्रपात। यह कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर, कौन सी नदी पर? शरावती नदी पर, कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर जोग या गरसोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात स्थित है। चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, यानी कि भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात, भारत का सबसे चौड़ा जो जलप्रपात है वह कौन सा है? वह कौन सा है? गरसोपा
या जोग जलप्रपात है, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। जिसे कौन सा जलप्रपात कहा जाता है? महात्मा गांधी जलप्रपात। नेक्स्ट है शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है। यह कर्नाटक में दक्षिण भारत की सुदूरवर्ती नदी जो कावेरी नदी है उसके ऊपर बना हुआ है, जो आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, यानी कि इसमें सबसे ज्यादा जल का समाहन किया होता है, या सबसे ज्यादा जल इसी में आता है। नेक्स्ट है पायकारा जलप्रपात, जो नीलगिरी पर्वत श्रेणियों में तमिलनाडु में स्थित है। पायकारा जलप्रपात, पायकारा एक जल विद्युत परियोजना भी है जो तमिलनाडु में ही स्थित है, जो केरल की संयुक्त परियोजना है। लेकिन यहाँ पर पायकारा जलप्रपात की बात करें तो यह तमिलनाडु की नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु की नीलगिरी की पहाड़ियों में। नेक्स्ट है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर जिले में मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। माफ कीजिएगा, बना हुआ है। नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात वहां के जबलपुर जिले में है। झारखंड जलप्रपात टोंस नदी पर स्थित है। इसी प्रकार से चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर, मधार जलप्रपात चंबल नदी पर, पुनासा जलप्रपात भी चंबल नदी पर। तीन प्रमुख जलप्रपात मधार, पुनासा और चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित हैं। बात करें, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार इसे प्रीलिम्स में भी पूछा गया है, यूपीएससी में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश यूपीपीसीएस में भी यह सवाल किया गया है कि हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो रांची शहर में सुवर्ण रेखा पर यह हुंड्रू जलप्रपात 98 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर ऊंचा है? 98 मीटर, लगभग 200 फीट ऊंचा है। नेक्स्ट है कपिलधारा जलप्रपात। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर में नर्मदा नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश में कौन सी नदी पर स्थित है? कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर अनूपपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है चित्रकूट जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है? चित्रकूट। तो दोस्तों चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के बस्तर में, कहां पे? छत्तीसगढ़ के बस्तर में इंद्रावती नदी पर स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में स्थित है और इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है, क्योंकि बड़ा खूबसूरत जलप्रपात है जो नियाग्रा संयुक्त राज्य अमेरिका के समकक्ष अपनी खूबसूरती और नयनाभिराम दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है दूध सागर जलप्रपात, जो गोवा और कर्नाटक की सीमा पर बना हुआ है। गोवा और कर्नाटक दो राज्य हैं, उनकी सीमा पर दूध सागर जलप्रपात है। यह गोवा की एक प्रमुख नदी, जो आपने नाम भी सुना होगा कि सिंघम मूवी के अंदर जो एक प्रमुख नदी है गोवा की, मांडवी नदी, क्योंकि गोवा शहर जो है, पणजी जो है, वो मांडवी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है बरेही जलप्रपात, जो बुधावलंगा नदी पर शिमली राष्ट्रीय उद्यान मयूरभंज ओडिशा में स्थित है। यानी कि ओडिशा राज्य के अंदर मयूरभंज प्रांत, मयूरभंज में राष्ट्रीय जो उद्यान है वह इसी बरेही जलप्रपात के सहारे स्थित है। कुछ अन्य जलप्रपात भी हैं जिनके तथ्यों को जानते हैं, जैसे लिंगशियांग जलप्रपात किन्शी नदी पर मेघालय में स्थित है। यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यदि आपसे कोई पूछे तो आप जवाब देंगे नौकक्लाई मेघालय में, जिसकी ऊंचाई 340 मीटर है। जिसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 340 मीटर है। मीन मुट्ठी जलप्रपात, जो कल्चर नदी पर वायनाड केरल में स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? कल्चर नदी पर केरल में स्थित है। इसी प्रकार से थलैयार, जो मंजलार नदी पर पालनी पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। जो थलियार जलप्रपात है वह मंजलार नदी पर पालनी की पहाड़ियों में तमिलनाडु में स्थित है। इसी प्रकार से बरकाना जलप्रपात शियोगा कर्नाटक में, सोचीपारा वायनाड केरल में, इन्हें लोनावाला महाराष्ट्र, कुने और मेनाल राजस्थान के प्रमुख अन्य जलप्रपात हैं। अब हम आपको कुछ अन्य प्रमुख भारत की घाटियों के बारे में भी बताना चाहेंगे कि भारत की कुछ प्रमुख घाटियां कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों मुर्खा घाटी जो है वह लद्दाख में स्थित है। नुब्रा घाटी, जिसके बारे में 2013 के आरएस मेंस में सवाल किया गया था, वह सियाचिन में स्थित है। इसी प्रकार से सुरु घाटी कारगिल में स्थित है। पार्वती घाटियां हिमाचल प्रदेश, किन्नौर हिमाचल, पांगी हिमाचल, कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह जो कुल्लू घाटी है बहुत फेमस घाटी है, एक पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित है, जो धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य स्थित है। ठीक है। सांगला, चंबा, कांगड़ा और लाहुल ये सब हिमाचल प्रदेश की प्रमुख घाटियां हैं। मालना की घाटी छोटा यूनान के नाम से जानी जाती है, जो हिमाचल प्रदेश में भी स्थित है। यानी कि मालना घाटी जो छोटा यूनान
लिटिल यूनान के नाम से जानी जाती है, ये हिमाचल प्रदेश में है। इसी प्रकार से स्पीति घाटी, जिसे बौद्धों का मठ कहा जाता है, या ताबो मठ या बौद्धों का मठ, स्पीति घाटी और ताबो मठ दोनों हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसी प्रकार से सोर, नेलांग और दून, जहाँ पे दून आ गया इसका मतलब उत्तराखंड से संबंध है, और जोहार, ये सभी जो हैं घाटियाँ ये उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। इसी प्रकार से जूखू घाटी नागालैंड में स्थित है, यूथांग घाटी सिक्किम में, जिसको हॉट स्प्रिंग का नाम भी दिया जाता है, जिसको गर्म झरने का नाम भी दिया जाता है, यूथांग गर्म झरना जो सिक्किम में स्थित है। अराकू घाटी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। धर्मा घाटी पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। न्योरा घाटी दार्जिलिंग पश्चिमी बंगाल में। कंबम घाटी तमिलनाडु में। शांत घाटी, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर प्रीलिम्स के लिहाज से, शांत घाटी जो है वह नीलगिरी श्रेणियों में पलक्कड़ जिले में केरल में स्थित है। नीलगिरी की श्रेणियों में केरल राज्य के पलक्कड़ जिले में शांत घाटी स्थित है। अब जानते हैं दोस्तों भारत के प्रमुख हिमानियों के बारे में कि भारत की प्रमुख हिमानियाँ कौन कौन सी हैं। तो भारत की प्रमुख हिमनदों की अगर हम चर्चा करें तो इनमें जो पीओके अधिकृत यानी कि पाक ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है उसके अंदर बाल्टोरी हिमनद है। इसी प्रकार से बियाफो हिमनद है और हिस्पास, ये प्रमुख हिमनद हैं जिनको आपको विस्तृत रूप में जान लेना है। इसी प्रकार से पूर्ववर्ती क्षेत्र में सियाचिन ग्लेशियर या हिमनद या हिमानी है। इसी प्रकार से द्रांग है। और उत्तराखंड राज्य के अंदर अन्य प्रमुख हिमानियों की चर्चा करें तो इनमें गंगोत्री, यमुनोत्री, मिलाम, पिंडारी और कफनी, इस प्रकार के ये प्रमुख हिमनद या हिमानी स्थित हैं। इसी प्रकार से एक अन्य जेमू नाम का जो हिमानी या ग्लेशियर जो है वह सिक्किम राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है। तो ये भारत के कुछ उत्तरवर्ती हिमानी हैं जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे ये गलत तरीके से लग गया है, जो मानसून से संबंधित मैप है। तो भारत के हिमनदों की चर्चा हम कर रहे हैं, जो हमने आपको एक मैप में छोटे से रूप में संक्षिप्त रूप में बताया है। अब हम इनको विस्तृत रूप में जानते हैं कि भारत के जो हिमनद हैं, जो उत्तरी पर्वतीय पर्वत श्रृंखलाओं में पाए जाते हैं, जिनका निर्माण वाष्प के ठंडे होने से बनने वाली बर्फ से उद्गम के रूप में होता है, या जहाँ पे ये पाए जाते हैं, तो ये कौन कौन से हैं और इनकी परिभाषा क्या होती है। दोस्तों भारत के हिमनद यानी कि द ग्लेशियर्स ऑफ इंडिया, भारत के ग्लेशियर कौन कौन से हैं? तो भारत में हिमनद मूलतः हिमालय पर्वतमाला के महान हिमालय और ट्रांस हिमालय के पर्वतों में पाए जाते हैं। ये दो भागों में पाए गए हैं जितने भी हिमालय हैं। एक तो सबसे ऊपरी हिमालय जो महान हिमालय के नाम से जाना जाता है, इसके साथ में ट्रांस हिमालय जो इसका दुर्गम हिमालयी क्षेत्र है। इन दोनों हिमालयी क्षेत्रों के अंदर इस प्रकार के हिमनद या ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। इन हिमनदों को पश्चिमी हिमालय में वर्षा की न्यूनता हिम रेखा को प्रभावित करती है। इन हिमनदों में जो भारत का पश्चिमी भाग में जो हिमानी पाई जाती हैं, हिमनद पाए जाते हैं, ये वर्षा की न्यूनता के कारण काफ़ी प्रभावित होते हैं। ये हिमालयी हिमनद मूलतः 4500 से 6000 मीटर की हिमरेखा में पाए जाते हैं। जो हिमनद हैं, जो ग्लेशियर्स हैं, इनका जो मापन है वह हिमरेखा में किया जाता है। जो मापन है ग्लेशियर्स का वह किस में किया जाता है? हिमरेखा में। तो जितने भी भारत के सुदूर उत्तरवर्ती जो ग्लेशियर्स हैं, हिमानी है या हिमनद हैं, वो 4500 से 6000 मीटर की हिमरेखा में पाए जाते हैं। वस्तुतः कराकोरम श्रेणी जो भारत में हिमालय की प्रमुख श्रेणी है, इसके हिमनदों की बात की जाए तो ये हिमनद प्लिस्टोसीन हिमनद के अवशेष माने जाते हैं। जो प्लिस्टोसीन युग था उसके हिमनद इनको कहा जा सकता है। दोस्तों हिमालय के हिमनदों की पिघलने की गति बहुत तेज है। पीर पंजाल श्रेणी और धौलाधर श्रेणियों में भी ग्लेशियर्स की उपस्थिति दर्ज की गई है। भारत के प्रमुख हिमनदों के बारे में अगर हम जानना चाहें तो पहला हिमनद है चौड़ाबाड़ी हिमनद। कौन सा हिमनद है? चौड़ाबाड़ी हिमनद। यह केदारनाथ मंदिर के पास रुद्रप्रयाग जिले में उत्तराखंड में स्थित है, जिसके मध्य में गांधी सरोवर तालाब बना हुआ है। दूसरा हिमनद है मिलाम हिमनद, जो कुमायूं उत्तराखंड हिमालय का हिस्सा है, जो शारदा नदी और गंगोत्री हिमनद से गंगा का उद्गम कराने में योगदान देता है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर या हिमनद पामीर के पठार में फेडचेनको ग्लेशियर है। ये इंपॉर्टेंट प्रिलिम्स फैक्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वह कौन सा है?
तो विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर या हिमनद या हिमानी जो है वह पामीर के पठार में स्थित है, जो तिब्बत में स्थित है, और जिसका नाम है फेडचिनको। कौन सा ग्लेशियर है? फेडचिनको। जबकि जो सियाचिन भारत का ग्लेशियर है, यह दुनिया का सबसे बड़ा हिमनद माना जाता है। भाई दुनिया का सबसे बड़ा जो हिमनद है ना, वह विश्व का सबसे बड़ा हिमनद तो पामीर के पठार में फेडचिनको है, लेकिन सियाचिन दूसरा सबसे बड़ा हिमनद माना गया है, जिसका कहीं ना कहीं भारत के भूसामरिक दृष्टिकोण से बड़ा महत्व है। बात करें सियाचिन ग्लेशियर्स की, तो सियाचिन कराकोरम श्रेणी में लगभग 76.6 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ हिमनद या ग्लेशियर है। इसमें बाल्टोरा, हेस्पारा, बियाफो, बातुरा, रुंडुन, ससाइनी, चौगलुंगमा, खारदोजिन कराकोरम श्रेणी के अन्य प्रमुख ग्लेशियर हैं। रीमो, पुनमहा ये सब कश्मीर के ग्लेशियर हैं। रूपल भी कश्मीर का है। इसी प्रकार से गंगोत्री उत्तराखंड के कुमायूं हिमालय का ग्लेशियर है। मिलाम उत्तराखंड की कुमायूं श्रेणी का ग्लेशियर है। इसी प्रकार से जेमू जो ग्लेशियर है वह सिक्किम का नेपाल क्षेत्र की श्रेणियों का प्रमुख ग्लेशियर है। इसी प्रकार से कंचनजंगा K2 जिसको गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है, यह सिक्किम नेपाल का एक अन्य प्रमुख ग्लेशियर या हिमानी है। तो दोस्तों इस प्रकार से हिमनद क्या होते हैं या हिमानी क्या होते हैं, उनका मापन हिम रेखा में किया जाता है। तो भारत में जो हिमनद पाए जाते हैं वो लगभग 4500 से 6000 मीटर की हिम रेखा में पाए जाते हैं, जिनके बारे में हमने आपको बताया है, जो विभिन्न पर्वत श्रेणियों से अपना संबंध रखते हैं। तो दोस्तों हमारा भारत का अपवाह तंत्र प्रमुख नदियां, झीलें, जलप्रपात, घाटियां और हिमनद हमने आपको इस अध्याय में पढ़ाए हैं, और उम्मीद या अपेक्षा आपसे यह है कि आप निश्चित रूप से इनको पढ़कर अपनी तैयारी को और ज़्यादा सुगति प्रदान करेंगे। थैंक यू।